हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ही है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ना था। और सॉरी, वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकती है आने में, क्योंकि मेरे को सच बताऊँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई पनौती लग रही है। वीडियो बनाने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन वीडियो बनाने वाली हालत नहीं क्रिएट हो पा रही, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस इतना ज़्यादा शोर, तो मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ। फिर लगता है यार कि पूरी ख़राब भी हो जाएगी। और वैसे ही वो मेरे को लगता है कि आधी तो खराब ही जा रही है, क्योंकि मैं लिखती जितना टेढ़ा और उल्टा सीधा हूँ सामने, वो वैसे किसी के शायद पल्ले पड़ता हो। ठीक है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जितना भी ह्यूमन बिहेवियर जो हम बाहर दिखाते हैं, शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, वो यही बताता है कि ये हमारा एक अटैम्प्ट है, हमारी एक कोशिश है, ट्राई है अपनी एनजाइटी से डील करने की, उसको कन्फ्रंट करने की, या उससे बच के निकलने की, उसको उससे लाइक 9-2-11 होने की, उससे भागने की, उससे खुद को हाइड करने की, एस्केप करने की। हाइड इन द सेंस यहाँ पर ये है कि बेसिकली उससे भागने की, उससे बच निकलने की। ठीक है। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा ना कि उसको ये वाली सो एंड सो टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, या ऐसी कुछ टेंशन और दिक्कत आए जो उसे झेलनी पड़ जाए अपनी लाइफ में। ठीक है। यही चाहेगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना हो कभी, या ये वाली चिंताएं मुझे ना लगे कभी जैसे सामने वाले को लग रही है। तो ज़्यादातर इंसान यही चाहते हैं। और कैसे जो है उनकी ईगो डील करती है एनजाइटी के साथ, ये डिटरमाइन करता है, यही बहुत हद तक बता देता है कि वो लोग कैसा बिहेव करेंगे कौन सी सिचुएशन में और किस टाइप की सोसाइटी में वो लोग कैसा बिहेव करेंगे। फ्रूड ये बिलीव करते हैं कि लोग एनजाइटी को अवॉइड करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करके, और अपनी ईगो को ना डिफेंड करके रखते हैं। जब वो कब डिफेंड करके रखते हैं, जब उनके अंदर ना थोड़ी अवेयरनेस आने लग जाती है अपने अनकॉन्शियस माइंड को लेकर। अब अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, वही सारी बुरी यादें, वही सारे रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, फीलिंग्स, इंस्टिंक्चुअल नीड्स, वो सेक्सुअल ड्राइव्स, वो सब चीज़ें दबी होती हैं। अंतर्मन वाली चीज़ें, अंदर की बातें जो बाहर हम दिखाते नहीं है कभी भी सोसाइटी में, जो हमें लगता है शायद एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या हमने कुछ गलत ऐसा कर दिया जो एकदम एक्सेप्शनल केस में गिना जाएगा, तो हम उसे बाहर कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते, या हमारे आसपास का माहौल ऐसा नहीं होता कि हम एक्सप्रेस करना चाहें तो भी ना कर पाएँ। वही हमारे आसपास का इन्वायरमेंट इस तरीके से क्रिएटेड नहीं है कि हम उस चीज़ को बाहर दिखा पाएँ, या लोग ऐसे नहीं है आसपास कि हम दिखा नहीं पा रहे, या हम खुद भी नहीं चाहते। हमें लगता है कि भाई कोई जज ना कर ले, और जैसे जब कोई भी ये चीज़ बाहर दिखा नहीं रहा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तभी तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि होती तो सबके मन में है वही सारे रिप्रेस फीलिंग्स एंड थॉट्स, कुछ ना कुछ बुरी यादें जो तंग करती हैं हमेशा, तो वो उसे नहीं दिखा पाते बाहर। अब वो इस अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो सारी चीज़ें उनको लेके अवेयरनेस भी डेवलप ना कर पाए ना, तो अपनी ईगो को डिफेंड करते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म उनसे बचने के लिए, डिफेंस क्या होता है, उससे बचने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, वो उससे खुद को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, उससे खुद को बचा के रखने के लिए, खुद को सेफ गार्ड करने के लिए दे डेवलप व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म वैसे क्या है, एक तरीका है एनजाइटी को, ये चिंताएं, वरीज, ये जो सारी आ रही हैं, इसको रिड्यूस करने का, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके, इन द सेंस रियलिटी को ऐसे दिखाकर या ऐसे बताकर जो कि वो असली में है नहीं, असली में नहीं है, तो मतलब क्या गलत दिखा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, मिस इंटरप्रेटेड कर रहे हैं, या मिस प्रेजेंटेड हो रही है रियलिटी, इस तरीके से दिखाई जाएगी सच्चाई भी कि वो सच नहीं है, झूठ ही झूठ भरा हुआ है उसके अंदर, फॉल्सली दिखा रहे हैं, और उसको चेंज कर दिया है। डिस्टॉर्ट इज़ बेसिकली व्हाट, कि तुमने खराबी, कुछ ना कुछ दिक्कत करी है उसके अंदर, और वो चीज़ है नहीं जो तुम दिखा रहे हो। ठीक है। तो वो सच्चाई को छुपाने के लिए, सच्चाई से बचने के लिए, क्योंकि पता सबको है अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं माइंड में, जिसके बारे में हम इतना अवेयर नहीं होते, बट हाँ होते हैं वो विचार मन में, वो गलत सोच एंड ऑल। और यही है यहाँ पर कि एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि उनको लेकर जो चिंता होती है, वरीज होती हैं, टेंशन होती है, वो कम हो जाए और रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाए। वो सच्चाई को मानेंगे नहीं हम जो है असली में, डिस्टॉर्ट हो जाए। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये है कि चेंज करना, उसको इस हिसाब से मोल्ड करना, इस हिसाब से बताना कि वो सच नहीं है। असल में वो सच है, और वो सच लगना भी चाहिए क्योंकि वो सच है, बट उसे हम दिखा और बता इस तरीके से बाहर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो फॉल्स लग रहा है, झूठ लग रहा है, बिल्कुल भी सच नहीं है वो। क्यों सच होगा, अपना अनकॉन्शियस माइंड क्यों कोई बाहर जाके खोलेगा, समझ रहे हो। ठीक है। देन आगे है कि कुछ डिफेंस एंजाइटी के अगेंस्ट होते हैं जो वो नॉर्मल है, अनरेप्टिव है।
हाँ ठीक है, हर कोई इंसान लाइक चाहेगा ना उसे वही चिंता या वरीज ना हो, तो उसको खुद से वो एनजाइटी के अगेंस्ट है, खुद को उससे बचा के रखेगा, लाइक प्रोटेक्टेड रहेगा थोड़ा सा। तो ये नॉर्मल है, अडाप्टिव है। अडाप्टिव क्यों? क्योंकि जिस टाइप की सिचुएशंस और इन्वायरमेंट है उसमें हमें एडजस्ट करना, खुद को ढालना आता है। या जो भी कुछ फेस करने को आएगा ठीक है, कन्फ्रंट कर लेंगे, फेस कर लेंगे। सिर्फ मुसीबत ही थोड़ी ना चलती रहती है लाइफ में, अच्छे दिन भी तो आते हैं ना, ठीक है। लेकिन लोग जो इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं इतनी ज़्यादा हद तक, मतलब इस हाई लेवल तक कि रियलिटी जो है पूरे तरीके से डिस्टॉर्ट, पूरी तरीके से रियलिटी ख़त्म ही हो जाती है। उसका कुछ एक अंश और एक कुछ हिस्सा भी जो होता है ना वो भी नहीं बचता। लाइक जो कहते हैं ना भनक लगना, और ऐसा पता लगना कि हाँ ये अंतर मन के अंदर की बातें हैं, इतना भी कुछ नहीं बचता उसके अंदर। तो वो अलग अलग तरीके के मतलब लोग जो ऐसे करते हैं, इस हद तक डिफेंस मैकेनिज्म को ऐसा ओवर यूज़ करते हैं। इसमें तुम ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी चीज़ का ओवर और लिमिट के बाहर यूज़ करना हमेशा गलत ही साबित होता है। मतलब हाँ ऐसा होता है, देखा है मैंने। तो ये ऐसे है कि लोग जो डिफेंस मैकेनिज्म को एकदम लिमिट के बाहर जाके और इस हद तक, इस एक्सटेंट तक, ऐसे हाई लेवल तक यूज़ करते हैं कि वहाँ पर रियलिटी पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। एंड वो लोग अलग अलग तरीके के माल एडजस्टमेंट डेवलप कर लेते हैं। लाइक कोई भी सिचुएशन है उसमें फिर वैसा ही कुछ उनके साथ होगा जैसा पहले हुआ था, जिसकी वजह से उनको अनकम्फर्टेबलनेस फील होती है, या जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में उनको फिर ट्रिगर करता है। कुछ ऐसी याद आ गई, या कुछ ऐसा पेनफुल मेमोरी आ गया, कुछ ऐसा कुछ हुआ, कुछ बुरा, तो वहाँ पे उनको एडजस्ट करना, वहाँ पे खुद को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करवाना, वहाँ ढालना सिचुएशन के हिसाब से खुद को, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अलग अलग तरह के माल एडजस्टमेंट दिखाते हैं अलग अलग तरह की सिचुएशंस में, अलग अलग तरह के लोगों के साथ। ज़रूरी नहीं है ना जैसे लोग अभी हमें टकरे वैसे ही आगे टकर जाएँ, वैसे भी आगे टकर टकर सकते हैं जैसे पहले टकरे हैं, लाइक बुरे धोखा देने वाले हैं जिनसे हमें कुछ भी दिक्कत हुई है, लाइक। और आगे भी ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ कोई तुम्हें लिख के नहीं दे रहा ना साइन करके कि आगे तुम्हें, अब तुम्हें गंदे लोग टकर गए, अब तुम्हें आगे अच्छे लोग ही टकरेंगे। नहीं, आगे भी गंदे लोग टकर टकर सकते हैं ना, तुम्हें गंदे लोग ख़त्म थोड़ा ना हो गए दुनिया से। तो वही चीज़ है, पुराना झेला हुआ वापस अगर आ गया या वैसा कुछ हो गया, वैसा कुछ देख लिया, तो माल एडजस्टमेंट डेवलप कर लेते हैं। वैसे सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करना, वहाँ पे खुद को ढालना, इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करवाना, अपने नेचर को उस हिसाब से मोल्ड करना नहीं हो पाता है इनसे, क्योंकि इस हद तक इनकी ईगो ऐसे हो जाती है कि डिफेंड करना है बस उसे, और एंजाइटी या वो चीज़ें, वो बातें दोबारा नहीं आनी चाहिए। वैसा कुछ नहीं सोचना भी नहीं चाहिए, वैसा कोई थॉट फीलिंग नहीं आना चाहिए दिमाग में, उसको एकदम हटा दो वहाँ से और रियलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। नहीं फेस करनी सच्चाई, उसे हटा दो। फ्रूड ने डिस्क्राइब करें अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रेशन। रिप्रेशन का पहले आई एम गिविंग एग्जांपल, ठीक है। रिप्रेशन का ये हो सकता है एग्जांपल कि कोई बच्चा है, अब उसके साथ उसके किसी रिलेटिव ने या पेरेंट ने कभी चाइल्डहुड में अब्यूज़ हुआ उसके साथ, लाइक अपने ही किसी फैमिली मेम्बर से। एंड इन अडल्टहुड या जब वो बड़ा हो गया तो क्या है, वो उस चीज़ को बिल्कुल भी, उसको उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी वो ऐसा अवेयर नहीं है, या वो उस चीज़ को वापस याद करना ही नहीं चाहता। इस हद तक याद करना नहीं चाहता वो उस चीज़ को कि जो उसका अनकॉन्शियस माइंड भी है ना, उससे जो अंदर से जो पता कराता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था उसके साथ कभी, या उसकी वही पेनफुल मेमोरीज जो उसे कभी कभार याद आती हैं, वो उन तक को मिटा देना चाहता है, अपने दिमाग से भुला देना चाहता है। तो वो उन चीज़ों को लेकर क्या है, पूरे तरीके से अनअवेयर है अभी अडल्टहुड में। लाइक तुम उससे पूछोगे, उसे कहोगे स्टेटमेंट देने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ था या कुछ नहीं, नहीं वो कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं था और ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही उसको लेके ऐसे एक्ट करेगा कि वो बिल्कुल अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेकर। अनकॉन्शियस माइंड के भी बाहर निकलता चला जा रहा है उसकी वो चीज़, एकदम लाइक फेंट होता जा रहा है उसकी मेमोरी से, क्योंकि वो उसे याद करना ही नहीं चाहेगा। होता है ना कुछ बुरे लोग, कुछ बुरी चीज़ें विच वी आर सेल्स ट्राई कि कभी वो चीज़ दोबारा हो ना हमारे साथ, या कभी वो चीज़ हमें फेस ना करनी पड़े, और वो दिमाग में जो है कुछ ऐसा बुरा वो याद ना आए फिर से, सोचे भी ना हम उसके बारे में, बिल्कुल भूल जाएं इसे, अपनी मेमोरी से मिटा दे पूरा। ऐसा होता है ना, यू नो पेनफुल मेमोरीज होती हैं लोगों के, कुछ ऐसे बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए भुला दे, वो कभी आए ही ना फिर से उसके दिमाग में। तो ऐसे ही वो बच्चा उस चीज़ों को लेकर बहुत अनअवेयर हो जाएगा, बट इन रियलिटी उसे पता है अंदर से, उसे अनकॉन्शियस माइंड उसको इतना तो बता ही देता है अंदर से कि हाँ ऐसा कभी तो कुछ हुआ था, या उसके अपनों ने उसके साथ ऐसा कुछ चाइल्ड अब्यूज़ वाला जो है
उसको एक चीज़ फेस करनी पड़ गई थी, उसके साथ ये चीज़ हुई थी, उसे अंदर से तो पता है ना। तो कुछ बुरी यादें हैं उसके साथ, बट बाहर अगर कोई पूछेगा कुछ कहेगा तो क्या कैसे एक्ट करेगा कि वो उस चीज़ को कभी याद करना ही नहीं चाहता, उसके बारे में सोचने में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है ज़रा सा भी। ठीक है, जो कहते हैं ना कि हो गया सो हो गया, भूल जाओ, अब वापस इस पे ध्यान ही नहीं देना, या ऐसा कुछ अब होगा नहीं, ऐसा ऐसा कहना। ठीक है, अच्छी बात है सोचना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए ऐसा कुछ गलत चीज़ वापस से वही हो जाए, और ये तो बहुत ही बुरा है। एक अपने ही चाइल्ड अब्यूज़ एंड ऑल करें तो समझ सकते हो तुम लोग। तो इसमें ये है कि कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर, जिससे मतलब कोई ऐसा बिहेवियर जो किसी दूसरे ने करा जिससे हमें लाइक टेंशन हुई, परेशानी हुई, या हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक हुआ, उस सिचुएशन में हम अनकंफर्टेबल होने लग गए बहुत ज़्यादा, या हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हमें बहुत एनजाइटी, वरी, चिंताएं ये सब आने लगी, कुछ बुरा हुआ कभी, ऐसे विचार जो हमें दिक्कत देते हैं, जिनकी वजह से हमें लगता है कि भाई ये बहुत इरिटेबल प्रॉब्लमेटिक टाइप है, या नहीं होना चाहिए, ऐसे चिंतामणि टाइप चीज़ों को, तो ये वो अपने अनकॉन्शियस से टोटली डिसमिस करना चाहेंगे। अनकॉन्शियस माइंड को लेकर वो अनअवेयर है, हमने पढ़ा था मेंटल एक्टिविटी जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है बिल्कुल भी, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं फिर भी उस चीज़ को, कभी कभी वो कर देते हैं, उन्हें पता नहीं लगता, उन्होंने कर दिया। ठीक है, यही आगे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो वो चाहेंगे ना कि उनके कॉन्शियस में तो ये कभी है ही नहीं, क्योंकि वो उसको लेकर अवेयर नहीं है, प्री कॉन्शियस में भी है ही नहीं, ज़रा सा उन्हें कोई कुछ कहेगा उन्हें याद आ जाएगा, नहीं ऐसा भी सीन नहीं है। फिर चाहे वो कोई भी चाइल्डहुड मेमोरी हो उनकी, और कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो क्या चाहेंगे जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में भी ना अंदर अंदर दबा हुआ, किसी को पता ही नहीं है बाहर, बट उसे अंदर से लाइक हल्का हल्का सा अंदाज़ा रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा बुरा, या ऐसे कुछ लाइक सेक्सुअल ड्राइव्स, ऐसे नीड्स, डिज़ायर्स, विशेस कुछ हैं, ऐसे मोटिव्स जो अधूरे रह गए, जिन्हें मैंने सप्रेस कर दिया, रिप्रेस कर दिया, बाहर दिखाया नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाया मैं कभी, सोसाइटी इस तरीके से नहीं है, या वहाँ पर वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, कभी किसी और ने नहीं करी तो मैं क्यों उसे मतलब करके अलग एकदम हट के उसको बन के दिखाऊँ एकदम अलग से। तो ये सब चीज़ें वो जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है ना, सॉरी 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 अगर वर्ड हिला अभी तो, हाँ, तो वो चाहेगा कि ये चीज़ें उसके अनकॉन्शियस माइंड से भी बिल्कुल हट जाएं, वहाँ से भी उन चीज़ों को एकदम ऐसे भूल जाए कि उसके दिमाग में वो कहीं ना कहीं उसका एक अंश, एक हिस्सा, एक पार्ट भी ना रहे, पूरी तरीके से रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए उसकी वो बुरी मेमोरी, वो ऐसा चाहेगा। वही चीज़ है, हम कहते हैं ना कि भाई ये इतना बुरा या इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता, और ये फिर से मेरे साथ ना हो, और ये चीज़ के बारे में मेरा दिमाग जो है भूल जाए, मेरा दिमाग डाइवर्ट कर पाऊँ, मैं इस चीज़ के बारे में ना सोचूँ, ना इस वाली फीलिंग्स को, इस वाले विचारों को अपने दिमाग में आने दूँ, और जितना हो सके ना इसको अपने दिमाग से जल्दी से जल्दी निकाल दूँ मैं, और कोशिश करूँ कि मेरे को ये चीज़ दोबारा याद ना आए। ऐसा हम कहते हैं ना कभी कभार किसी स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर, या कुछ ऐसे दुख को लेकर जो हमने झेला होता है कभी, इसके लिए हमें लगता है कि हाय ये चीज़ मैं बस भुला दूँ, इसको याद करके मुझे बहुत रोना आता है, या ऐसे ऐसा कुछ फील होता है। ठीक है, तो लोग जो कि रिप्रेस करते हैं अपनी कुछ फीलिंग को, डिज़ायर को, तो उसको लेकर टोटली अनअवेयर हो जाते हैं अपने उस विश या डिज़ायर को लेकर, कि उसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो उसको लेकर बिल्कुल भी कॉन्शियस ही नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ कभी हुआ भी था। ठीक है, जब पर्सन लाइक बोलता है कि मुझे ही नहीं पता कि मैंने ये करा कभी, या मैंने कभी ये कर दिया था, या मेरे से कभी ये हो गया था, आई डू नॉट नो वाई आई डिड दैट, या मैंने ये करा ही क्यों। अब ऐसा कभी होता है कि तुम्हें ना पता हो तुमने क्या करा, क्यों करा, किसके लिए करा, और किसके साथ करा, और कब करा। बहुत रेयर केस, बहुत ही रेयर केस। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है कि उसे ही नहीं पता कि उसने ये करा ही क्यों, या उससे ये कैसे हो गया, इसके बारे में उसे ही नहीं पता कुछ। तो यहाँ पर इसकी जो बात जिसने बोली है, यहाँ पर जो पर्सन ऐसा कुछ बोल रहा है, ये बात ही अपने आप में बता रही है, पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रही है कि हाँ कोई ना कोई रिप्रेस फीलिंग या डिज़ायर यहाँ पर है, जो उसने दबा रखा है अंदर, जिसको उसने नहीं निकाला कभी बाहर, कोई ना कोई ऐसा बुरी याद, बुरा दुख इस चीज़ से जुड़ा हुआ है उसका, तभी तो वो चाह रहा है कि वो उसे कभी याद ना करे, उसके दिमाग में कभी वो चीज़ फिर से आए ना। ठीक है, क्योंकि उससे एनजाइटी प्रोवोकिंग है ना, उससे उसे चिंता हो रही है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस उसको वहाँ से मिल रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि फिर से उसे वो चीज़ झेलनी पड़ जाए, उसके सामने आए वापस वो चीज़। तो वो अपना पूरे तरीके से बेस्ट ट्राई करेगा कि वो उसको लेकर और अनअवेयर हो जाए, उसके बारे में बिल्कुल सोचे ही ना। मैंने कहा ना, वो चाहेगा कि उसकी मेमोरी से वो चीज़ डिलीट हो जाए। ठीक है, तो वो डिप्रेशन को
एक बार वापस डिफाइन देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, और अगर कन्फ्यूजन हो तो भी पूछ सकते हैं, फिर से मैं वापस समझा दूंगी थोड़ा और आसान तरीके से, ठीक है। डिप्रेशन इज़ व्हाट की एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट्स आर टोटली डिसमिस बाय द अनकॉन्शियस, ठीक है। इन विच एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट्स आर टोटली डिसमिस बाय द अनकॉन्शियस, और इसमें पर्सन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, ये जो सारे तुम्हारे डिफेंस मैकेनिज्म्स है ना, ये अनकॉन्शियस माइंड पर ही बेस्ड है। इसमें तुम प्लीज़ ये इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज मत होना कि ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म करते हुए कोई इंसान कॉन्शियस है, पूरी तरीके से अवेयर, अपने होशो आवाज़ में, तो वो ये चीज़ें कर रहा है। नहीं, ये सारे तुम्हारे डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस माइंड पर ही बेस्ड हैं। उसे भी नहीं पता था ना उसने कभी ये चीज़ कर दी है, उसके साथ कभी ऐसा, उसे भी नहीं बिल्कुल याद, ऐसा वाला सीन है ये, ठीक है। जिसके बारे में वो भी ऊपर ऊपर से तो क्या बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, अनअवेयर ही है। देन डिप्रेशन हो गया। देन बाकी डिफेंस मैकेनिज्म जैसे प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे लाइन वाइज। पहले देखते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन नाम से ही पता लग रहा है, तुमने ना अपनी कोई क्वालिटी, अपना ट्रेड दूसरे के ऊपर ना प्रोजेक्ट कर दी है। तुम अपनी गलतियों के लिए एक तरह से दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, वो चीज़ है। तुम्हें पता है तुम गुस्सैल हो, अकड़ीले हो, इरिटेबल हो, थोड़े मतलब इस टाइप के हो तुम्हें गुस्सा जल्दी आते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है, और तुम्हें नहीं पता लगता कि तुमने ये कब कर दिया। एक लड़ाई उससे हुई, बात उस बंदे से ही हो रही, उसके ऊपर गुस्सा, वहाँ जाके किसी इनोसेंट पे बात हुई उससे, तो वहाँ गुस्सा निकाल दिया, वो निकल गया कैसे कब हमें नहीं पता लगा। प्रोजेक्शन इज़ व्हाट पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर्स। अब तुम्हें ये था ना कि मतलब ये पता तुम्हें कि हाँ मेरी कुछ टेम्परामेंट, मेरा इस तरीके से बैड टेम्पर है, थोड़ा एंग्री, थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं, अग्रेसिवनेस वाला वॉयलेंट मूड टाइप रहता है कि कब गुस्सा निकल जाए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, कब किस पे हाथ उड़ जाए। लेकिन तुम क्या कह रहे हो प्रोजेक्शन में, सामने वाले को, जो तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे अराउंड है ना लोग, तुम ये बोल रहे हो, या जिनके साथ तुम इंटरेक्ट करते हो बेसिकली, कि ये लोग मेरे साथ बड़े अग्रेसिवली एक्ट कर रहे हैं, ये मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे, ये मेरे को हमेशा गुस्सा करते हैं, अपना पता नहीं कहाँ से कहीं से आके गुस्सा सारा मेरे पे निकाल देते हैं, मेरे साथ ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, मेरे से इनकी बनती नहीं है। समझ गए, अपना तुम दूसरे के ऊपर डाल रहे हो, अपनी क्वालिटी और ट्रेट्स, और अपनी गलती का ब्लेम दूसरे को दे रहे हो। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इन प्रोजेक्शन पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर्स। जैसे कि पर्सन जिसका कोई जिसका मतलब स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव टेंडेंसीज हैं, उसे पता है कि वह ऐसा इस टाइप का है, थोड़ा गुस्सैल एंड ऑल, लेकिन वो दूसरे लोगों को किस तरीके से देखता है, उसको दूसरे लोगों को लेके सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसको दूसरे लोगों को देख के क्या परसेप्शन बना हुआ है, क्या नज़रिया है उसका वर्ल्ड को लेके या दूसरे लोगों को लेकर, कुछ इस तरीके से सोचता है कि दूसरे लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा हद तक एग्रेसिव मैनर में एक्ट कर रहे हैं, या उसके प्रति अच्छे नहीं हैं, उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे। अंदर से क्या है, वो खुद इस तरीके से है ना अग्रेसिव। कहते हैं ना, जैसे हम होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम फील करते हैं, और वैसा ही हम दिखाते हैं, और फिर वैसे ही हम दूसरों को देखने लग जाते हैं। थोड़ा उस तरीके से भी समझ सकते हो, कंफ्यूज मत होना प्लीज़, क्योंकि मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दिमाग में ये चीज़ ठूस दूँ और एक एक डिफेंस मैकेनिज्म समझा दूँ, एंड बाद में फिर कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि तुम रिप्रेशन की जगह पर ये डिनाइल लिख के आ रहे हो, या रिएक्शन फॉर्मेशन के एग्जाम्पल में प्रोजेक्शन का कुछ लिख कर आ रहे हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि आते तो हैं ये पेपर में, अलग अलग पूछे जाते हैं, और 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं। एंड नॉर्मली क्या होता है कि किसी का भी इनमें से एक एग्जांपल उठा के दे गिव यू एंड दे आस्क कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, यहाँ पे पर्सन कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है इस सो एंड सो एग्जाम्पल में, ठीक है। इसलिए आई वांट कि घुस जाए अच्छे से दिमाग में, फिर भी ना घुसे तो तुम लोग पूछ सकते हो, हमेशा वेलकम ही हो सारे, कुछ भी पूछो भाई, साइकोलॉजी को लेकर कौन रोकता है, पूछते ही नहीं है, डाउट ही नहीं होते, इंटेलिजेंट है ना बहुत, ठीक है। तो पर्सन जिसका स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव टेंडेंसी है, दूसरों को वो इस तरीके से देखेगा कि दूसरे लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे में एक्ट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप उसके प्रति हो रहे हैं, उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो खुद दूसरों के साथ बहुत गुस्से में पेश आता है, खुद दूसरों के साथ बहुत लाइक गंदी तरह एकदम अकड़ीले मूड में और एटीट्यूड में, लाइक गुस्से में रहता है। जैसे कोई होता है ना कि उसे पता है उसका नेचर थोड़ा हॉटी टाइप का है, या वो थोड़ा स्टबर्न ज़िद्दी है, अपनी बात मनवा कर ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, कुछ उखड़ जाए, ये वो एटीट्यूड में रहता है, अपनी चौड़ में रहता है, उसे क्या लगेगा, हाँ ये सामने वाला कितना गंदा है, अपने एटीट्यूड में एकदम अपना एटीट्यूड दिखाता हुआ रहता है, अपनी चौड़ में रहता है।
मैंने बताया ना, सारे अनकॉन्शियसनेस पे बेस्ड है, अनकॉन्शियस माइंड पे। उसे ही नहीं पता कि उसने कब दूसरे के साथ गुस्से में बिहेव करा बुरी तरीके से, या कब वो दूसरे के साथ गंदी तरह पेश आया। उसे क्या लगेगा, सामने वाले ने उसके साथ गंदी तरह पेश आया और सामने वाले ने उसके साथ गुस्से में एक्ट करा या बुरा बिहेव करा उसके साथ। ठीक है, दोबारा से एक बार, प्रोजेक्शन इज़ व्हाट पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रीट्स टू अदर्स। पर्सन के कुछ स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव टेंडेंसीज हैं, लेकिन वो दूसरे को इस तरीके से देख रहे हैं कि वो उसके साथ हद पार एग्रेसिव मैनर में पेश आ रहे हैं। देन आ जाते हैं डिनाइल पर। डिनाइल इज़ व्हाट पर्सन ने पूरे तरीके से रेजिस्ट कर दिया है, या पूरी तरीके से रेजिस्ट कर दिया है, मना कर दिया, वो मानने को ही तैयार नहीं है, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। पर्सन टोटली रिफ्यूज़स टू एक्सेप्ट रियलिटी। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, सामने दिख रहा है कि वो डेड है, ठीक है, फ्यूनरल हो रहा है उसका, बाकी सब लोग भी अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर, वो खुद पर्सन को भी दिख रहा है, अपनी आंखों से वो देख पा रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसको क्या लग रहा है कि वो ज़िंदा है, अभी वो है, हमारे आसपास यहीं कहीं है, और ये तो भाई ऐसी तमाशा लाइक ड्रामा चल रहा है, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं मरा, वो है अभी भी हमारे साथ। रियलिटी को एक्सेप्ट करने को वो तैयार ही नहीं है, किसी हद पे नहीं मानेगा उसे। यही है कि नहीं, ये पर्सन है, अभी यहाँ पर है मेरे साथ और ये ज़िंदा है, मतलब इसे कुछ हो ही नहीं सकता, लाइक वो वाली चीज़ है। देन यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखा है डिनाइल का। हाँ, डिनाइल का यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, कोई पर्सन है, उसे लाइक HIV या एड्स नाम की प्रॉब्लम है, हमें पता है बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। इट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, उसे पता है कि वो इस चीज़ से गुज़र रहा है या वो सफ़र कर रहा है इस डिज़ीज़ से, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से वो डिनाई करेगा, मना करेगा और मानेगा नहीं कि वो बीमार है। फिर चाहे तुम उसे डॉक्टर के रिपोर्ट्स दिखा दो, चाहे उसका चेकअप करवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, उसे प्रूफ दिखा दो कि हाँ वो ये दवाई खाता है इस चीज़ से ठीक होने के लिए, इस प्रॉब्लम को अपने अंदर से ख़त्म करने के लिए, जो भी उसे डिज़ीज़ का भी टेक ना, ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट लेते हैं ना किसी भी बीमारी का, तो उससे दिखा भी दोगे ना तुम प्रूफ, पूरा रिपोर्ट्स एंड ऑल, मेडिकल पेपर्स वगैरह सब कुछ, कि ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा, तुम दवाई खाते हो इस चीज़ से ठीक होने के लिए, या ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, इससे बाहर निकलने के लिए, दे डू व्हाट, की पूरी तरीके से टोटली डिनाई करेंगे, मानेंगे ही नहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं होंगे कि उनके बॉडी में ऐसा कोई सो एंड सो इलनेस या कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई है भी, या उन्हें कभी HIV और एड्स नाम की बीमारी हुई भी थी। ठीक है, देन आ जाते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन पर। रिएक्शन फॉर्मेशन भी बहुत आसान है, इसमें भी मैं पहले एग्जांपल दूँगी। ठीक है, इसका एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हो तुम लोग कि क्लास में लड़का है, लड़की है, देन लड़का उस लड़की को पसंद करता है, उसके मन में फीलिंग्स हैं उसे लेकर, लाइकिंग डेवलप हो चुकी है उस लड़की को लेकर उसके मन में, बट ही डू व्हाट, उसको बहुत ज़्यादा वो बुली करता है, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, दूसरों के सामने ऐसा शो करता है, ऐसा बताता है कि अरे इससे गंदी कोई नहीं है, या लाइक इस टाइप की लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके मन में बहुत हेट्रेड या नेगेटिविटी या नफ़रत हो रखी है ऐसी टाइप की लड़की को लेकर, वो ऐसा दिखाएगा या ऐसा बताएगा, ऐसा जताने की कोशिश करेगा, बट फ्रॉम इनसाइड ही नो कि वो उस लड़की को पसंद करता है, उसे लाइक करता है, उसकी ट्रू फीलिंग्स कुछ इस तरीके से हैं। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई लड़की है, वो किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन अपने दोस्तों से बात करते हुए वो क्या कहेगी, इतना बदतमीज़ और इतना लाइक आवारा लोफर लफंगा टाइप का लड़का तो होना ही नहीं चाहिए था हमारी क्लास में, या इसको तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, ये इंसान के लाने के लायक नहीं, सो एंड सो, ठीक है, और इससे मुझे नफ़रत है, इसको मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती, तुम भी इसे पसंद मत करना है, बहुत बेकार बकवास इंसान है। बट फ्रॉम इनसाइड शी नो कि वो उस लड़की को पसंद करती है, उसके मन में लाइकिंग डेवलप हो चुकी है उस लड़के को लेकर, और वो उसी के साथ रहना, उसी के आसपास मटकना पसंद करती है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल टेढ़ा मत लेना, जैसे समझाया वैसे ही समझना है, ठीक है, समझना है तो वापस पूछ सकते हैं कुछ भी। और इसको तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो, कोई लड़का है, वो बार बार उस लड़की, एक ही लड़की को ना क्लास में परेशान करता है, उसी के पीछे पड़ा रहता है, उसी के वो बाल खींच रहा है, उसी से वो बार बार पंगे ले रहा है, उसी पे ही लाइक उसी को बार बार टच करने की कोशिश, गलत वे में नहीं, पॉजिटिव में, जैसे मजाक करते हैं ना क्लास में, उसी को ही बुली करता है, उसी के बारे में मजाक उड़ा रहा है, उसी के बारे में फालतू बकवास कर रहा है। लड़की वॉज व्हाट, कि लड़की भी लाइक कुछ नहीं कह रही है, उसे ऐसी ऊपर ऊपर से जान दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसे भी मज़ा मजाक मस्ती चलती रहती है, चल रही है दोस्तों में, वही नॉर्मल,
अब डिपेंड करता है ना उस सामने वाले पर्सन पे भी कि हमसे कौन कब पंगा ले रहा है, किसकी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, किसकी हम सह लेंगे और किसके सामने हम लाइक रिएक्ट कर जाएंगे बुरी तरीके से। और ये टोटली उस पर्सन पे डिपेंड कर रहा है ना कि उसने किस सो एंड सो पर्सन को इतनी लिबर्टी, इतनी फ्रीडम दी है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सके और फिर तब भी उसे बुरा ना लगे, वो उसे एक्सेप्टेबल ही माने, है ना। तो वो लड़की को भी ज़्यादा कुछ उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको भी अंदर ही अंदर मज़ा आ रहा है। बट वो बाहर के करिए कि नहीं तो मेरे को परेशान मत कर, या मेरे से पंगे मत ले, मेरे को तंग मत कर, सो एंड सो। अंदर से दे बोथ डू लाइक ईच अदर। हाँ, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। हाँ, दोनों के मन में एक दूसरे को लेके लाइकिंग डेवलप है एंड सोचते भी हैं लाइक कि चल, मतलब वो लड़का भी कुछ इस तरीके से कि उसे परेशान करे बिना नहीं रह सकता, उससे बात करे बिना नहीं रह सकता। पता है कि चल होमवर्क तो बाद में उन्होंने साथ में ही करना है, दोस्त ही हैं, साथ में ही घर जाना है, रहते भी आसपास ही हैं। एंड लड़की भी कुछ इस तरीके से है कि चल मेरा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, मुझे भी थोड़ा मज़ा आ जाता है, मेरे से पंखे लेता है, मेरे से ऐसे बात, इसी बहाने बात तो कर रहा है, छेड़ तो रहा है, एक छेड़खानी तो हो रही है थोड़ी बहुत। वो भी कुछ इस तरीके से ही है, तो इसलिए उसको भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वरना वो भी तो कंप्लेन कर सकती है ना टीचर के पास जाकर कि ये मुझे परेशान कर रहा है, सो एंड सो। तो ये डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन पर कि तुम उसके साथ किस हद तक छेड़खानी कर पा रहे हो। और अगर छेड़खानी कर रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब वो भी मज़े लेने में इंटरेस्टेड है तुम्हारे साथ, नहीं तो फिर वो भी कट टू कट वहाँ से अपना वो क्या कहते हैं उसे डिस्टेंस बना लो, फिर उसके पास मत लो पंगे, कुछ ना कुछ उल्टा हो सकता है, फिर वो तुम्हारे खिलाफ जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। एग्जाम्पल यही था कि तुम्हारे मन में किसी पर्सन को लेके कुछ और है, लेकिन तुम बाहर दिखा और जता कुछ और ही रहे हो और असलियत को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी वो ट्रू फीलिंग्स नहीं बता पा रहे तुम बाहर। जैसे होती है ना लड़कियां झुंड में खड़ी हैं, कोई आ रहा है लड़का एंड दे वर लाइक कि अच्छा ये तो इसके साथ रहता है, आ गया इसका दोस्त अच्छा वाला ये, एंड ये सो एंड सो। वो लड़की वाज लाइक टू डू, ऐसे करेगी, लाइक हाँ लड़की विल डू, इस तरीके से करेगी वो, इतना बदतमीज़ है इसको तो मैं देखूँ भी ना, ये तो बड़ा बेकार है, इसका नाम मत लो, इसकी बात मत करो, इधर नफरत है मुझे इससे, सो एंड सो। एंड अंदर अंदर शी नो वट, मतलब एक शी ब्लशेज ऑल्सो, वो शर्मा भी रही है, हंस भी रही है, अंदर अंदर शी नो कि अच्छा मेरे को तो ये पसंद है, ये तो अच्छा है बहुत, इसका तो हमारापन मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन इज़ व्हाट कि पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी, सॉरी मेरा किस स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, सॉरी एग्जाम्पल थोड़ा इस तरीके से था, कोई ऑफेंड मत होना इससे। अ पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर्स ऑपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग्स। उसने उसने अपनी ईगो को डिफेंड करना है, उसने बचना है एंजाइटी से। एंजाइटी उसे मतलब जहाँ से दिक्कत, जहाँ जिस चीज़ से प्रॉब्लम या ऐसा कुछ आ रहा है, दिक्कत लग रही है, उसे उस चीज़ से बचना है, खुद को डिफेंड करना है। क्या कैसे डिफेंड करना है? ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करके जो कि उसकी ट्रू फीलिंग्स के एकदम उल्टा है, ऑपोजिट है, जो असली में उसके ऐसा कुछ थॉट्स, विचार, बेसिकली फीलिंग्स यहाँ पर है रिएक्शन फॉर्मेशन में, ऐसा कुछ वो उसकी भावना ही नहीं है ना किसी पर्सन को लेकर, वो उसके ऑपोजिट ही एक्ट करेगा बिल्कुल। प्यार करते हैं किसी से और बोल ये रहे हैं कि मेरे को तो भाई इससे नफ़रत है, ये नफ़रत करते हैं किसी से लेकिन वो इंसान एकदम से सामने आ गया तो बोल ये रहे हैं हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है और ऐसा, मतलब लाइक प्यार है मुझे इससे, सो एंड सो। तो रिएक्शन फॉर्मेशन इज व्हाट पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर्स ऑपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग्स। जैसे कि पर्सन जिसको लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्सुअल अर्जेस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से ऐसा कुछ उसे बहुत ज़्यादा तलब है, ठीक है, समझ जाओ क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत ज़्यादा मन करता है इन चीज़ों में जाने का, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहा है, रिलीजियस फर्वर में, ये कीर्तन वगैरह करने में और मंदिर वगैरह विजिट करने में, भगवान की पूजा में, वर्शिप करने में वो इस चीज़ को लगा रहा है। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। समझ सकते हो, दोनों चीज़ें एकदम ऑपोजिट है, उसका करने का क्या मन कर रहा है, वो कहाँ किस लाइन में घुसना चाह रहा है, बट वो कर क्या रहा है असल में, ऑपोजिट ही बिहेवियर शो कर रहा है अपने ट्रू फीलिंग्स के, बिल्कुल एकदम जो मेल ही नहीं खाता उस चीज़ से। इट्स रिएक्शन फॉर्मेशन। रैशनलाइजेशन में ये है कि है ना, हम एक रीज़न दे रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं अपने बिहेवियर को, रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब पर्सन जो है अपने अनरीज़नेबल फीलिंग्स और बिहेवियर्स को ऐसे दिखाएगा कि वो रीज़नेबल है और एक्सेप्टेबल होने चाहिए। उसने ही कुछ गलत करा है, उसी की ही गलती है, उसको ही पता है कि हाँ उसने ऐसे ऐसे कुछ उल्टा काम ना कर दिया है,
बट उसको डिफेंड करने के लिए, अपनी ईगो को थोड़ा बचा के रखने के लिए पर्सन कुछ इस तरीके से उस चीज़ के पीछे ऐसे उसको जस्टिफाई करेगा, उसके एक्सप्लेनेशन एंड रीजंस कुछ ऐसे देगा कि वो सामने वाले को एक्सेप्टेबल लग जाए या वो उसको सच मान ले। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन इज व्हाट पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि एक तो जो तुमने देखा होगा वो लोमड़ी वाला, जो कहती है अंगूर खट्टे हैं, वो एग्जाम्पल लाइक अंगूर वो तोड़ नहीं सकती, वो अंगूर वहाँ से ले नहीं सकती पेड़ पर जो है, तो उसे पता है कि अंगूर उसे नहीं मिलेंगे, खुद नहीं वो उसे अचीव कर सकती, खुद वो चीज़ को नहीं पा सकती अंगूर को जो उसे चाहिए खाने के लिए, तो शी डज़ व्हाट, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं थे, ये तो लाइक मेरे लिए बने ही नहीं है, और ये तो खट्टे ही, मैं लूँगी ही नहीं। समझ गए? और अगर ये समझ ना आए तो पूछ लेना फिर से। ये भी इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि तो मैंने एक बोला कि मुझे, हाँ ये इस तरीके से हो सकता है, तुमने अपने किसी दोस्त को कभी बताया कि मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है या मेरा सपना है इसमें एडमिशन लेना, एंड फिर तुम्हारा ना इन रियलिटी कहीं और एडमिशन अभी हो चुका है, तो क्या होता है वो दोस्त कभी तुम्हें छेड़े या कभी बोले, याद दिलाए ना कि अच्छा इसका तो ये फेवरेट कॉलेज था, या इसको तो कभी इस कॉलेज में जाना था, इसका सपना था इस कॉलेज में पढ़ना है, यहाँ पे जाना, तो यू डिड व्हाट, तुम क्या करोगे कि तुम कहोगे कि नहीं ये कॉलेज तो इतना गंदा है, ये अच्छा भी नहीं है, मुझे तो इसमें कभी जाना भी नहीं था, लाइक एकदम उल्टा। कि रिएक्शन फॉर्मेशन को यहाँ पे मत डाल के उससे कंफ्यूज मत हो ना, मैं रैशनलाइजेशन बता रही हूँ, तुम रीज़न दे रहे हो अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए, तुम जस्टिफाई कर रहे हो अपने बिहेवियर को। ठीक है, तुम कहोगे नहीं इसमें तो मैंने एडमिशन लिया ही नहीं क्योंकि मुझे इसमें जाना ही नहीं था, ये तो मेरे लिए है भी नहीं, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, या इसका ये सो एंड सो अवेलेबिलिटीज़ फैसिलिटीज़ इस तरीके से अच्छा नहीं है, कुछ भी फैकल्टीज़ वगैरह कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर, मुझे जाना भी नहीं था और इसमें मैं जाना भी नहीं चाहता कभी। ठीक है, एंड बुक में क्या एग्जाम्पल दे रखा है, बुक में तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक में बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, पता है बुक में ये एग्जाम्पल है कि तुमने लाइक पेपर दिया ना अपना, तो पेपर देने के बाद जो अक्सर होता है जब नंबर मिलते हैं वापस, जब पेपर चेक होके मिलता है तो मार्क्स अच्छे नहीं आए होते, या उस पेपर के जो स्कोर है उस हिसाब से तुम्हारा ग्रेड C D ऐसा कुछ लग रहा होता है, तो यू डिड व्हाट, पेपर ना बड़ा मुश्किल था यार, पेपर बहुत मुश्किल था, पेपर इस बार टफ बनाया गया था, पेपर लेंदी था, क्योंकि मैं तो अच्छे से पढ़ के गया था पूरी रात। और यू डिड व्हाट, मेरी टीचर ही सड़ी हुई है, मेरी टीचर ही गंदी है, इसने पता नहीं मेरे से कौन सी दुश्मनी या कौन सी भड़ास बैर ऐसा निकाल दिया अपना कि मेरे को ही अच्छे मार्क्स नहीं दिए, बाकी सबके तो अच्छे मार्क्स आए हैं, और मैं तो अच्छे से पढ़ के गया था, पर मेरे को अच्छे से मार्क्स नहीं दिए, मेरा ही पेपर ढंग से चेक नहीं करा। दिस इज़ व्हाट रैशनलाइजेशन, अपनी गलती का दोष दूसरे पे डाल रहे हैं। प्रोजेक्शन मत समझना, उसमें हम अपना जो हमारा ट्रेट है ना, हमारी जो कोई क्वालिटी है वो दूसरे पे एट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसे वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन इज़ व्हाट, कि करा हमने ही कुछ गलत बिहेवियर है, ऐसा करा हमने ही कुछ उल्टा काम है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न हम इस तरीके से दे रहे हैं कि वो सही लग जाए, दूसरे उसको एक्सेप्ट कर ले या वो रीज़नेबल लगने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जो बुक में दे रखा है एक बार वो भी देख लो। बुक में और भी ज़्यादा टॉन्टिंग वे में एग्जाम्पल दे रखा है, बुक में लिखा है कि किसी बच्चे ने बहुत पुअरली परफॉर्म किया एग्जामिनेशन में, बहुत गंदा पेपर गया उसका, अच्छे मार्क्स नहीं आए उसके बाद उस पेपर में, तभी तो वो गंदा गया ना। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो पेन का नया डब्बा खरीद लेता है, और क्या बोलेगा वो, कैसे अपने बिहेवियर को लाइक जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, या उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन वो देना पसंद करेगा, वो ये कहेगा कि मैं इन पेन्स के साथ अच्छे से कर सकता हूँ। तुम लोग देख रहे हो ना, कोई खास इसमें डायरेक्ट रिलेशन या ताल्लुक कुछ ऐसा बना नहीं है, बट वो अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए किस हद तक जा सकता है ना एक इंसान, ये पता लग रहा है इधर तुम्हें रैशनलाइजेशन में। ठीक है, पेपर अच्छा नहीं गया, उसके पीछे का तुम कुछ भी सो एंड सो रीज़न निकाल दोगे, लेकिन ये कभी नहीं बोलोगे कि हाँ तुमने ही पढ़ाई कम की थी, या तुम ही वो चीज़ पढ़ के नहीं गए जो बाई चांस पेपर में पूछ ली गई, या तुम पढ़ के गए लेकिन तुम नर्वसनेस एनजाइटी की वजह से भूल गए, वो कब दिमाग से उड़ गई ना, तुम्हें ही नहीं पता लगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि एग्जाम्पल रैशनलाइजेशन का बुक में, और वैसे रैशनलाइजेशन इज व्हाट, कि पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम एक्सेप्टेबल एंड रीजनेबल। ठीक है, रिप्रेशन क्या था, एक बार रिप्रेशन भी बता देती हूँ, इसको हम अपने ऐसे जो नीड डिज़ायर्स विशेज़ हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं, उनको अपने अनकॉन्शियस माइंड से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर को, थॉट्स को हम चाहते हैं कि वो टोटली डिसमिस हो जाए, पूरे तरीके से साफ़ हो जाए,
हमारे अनकॉन्शियस माइंड से भी निकल जाए। कुछ ऐसी पेनफुल मेमोरीज़, कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस, कुछ बुरी घटिया घटिया यादें, कुछ बुरे बुरे लोगों के साथ, या कुछ ऐसे टाइप के सिचुएशन जिसमें हम कभी आना नहीं चाहते, वो हमारे दिमाग से जो उनका कुछ थोड़ा सा इम्प्रिंट वो छोड़ गए ना, छाप जो छोड़ गए दिमाग से, वो भी निकल जाए। जो थोड़ा बहुत उनका फ्लैशबैक रह जाता है वो भी निकल जाए, वो कभी वापस याद ही ना आया हमें, या हम उसके बारे में कभी सोचे भी ना, और वो चीज़ दिमाग से उड़ जाए बिल्कुल। ठीक है, मेमोरी से हट जाए, वो चीज़ डिलीट हो जाए हमारी। लोग डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं और उन्हें ही नहीं पता होता कि उन्होंने ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करा। यही मैंने शुरू में कहा था, सारे के सारे अनकॉन्शियस माइंड पे बेस्ड हैं, जिसके बारे में हम खुद ही अवेयर नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसे कॉन्शियसली यूज़ नहीं करता प्रोजेक्शन कि अपनी गलती है और दूसरे पे डालता जा रहा है, या खुद गुस्सैल टाइप का है, खुद ऑनेस्ट टाइप का है, दूसरे को कह रहा है कि हाँ ये तो बड़ा ऑनेस्ट और काइंड और जनरस है। नहीं, ऐसा असलियत में कॉन्शियस माइंड के साथ कोई नहीं करता अवेयर रह के, पूरे होशो हवास में अनकॉन्शियस माइंड में ही करे जाते हैं सारे तुम्हारे डिफेंस मैकेनिज्म, जब तुम्हें खुद भी नहीं पता होता और तुम ये यूज़ कर रहे होते हो अपने एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए एंड ईगो को डिफेंड करने के लिए, और रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते करते, ख़राब करते करते रियलिटी को पूरा चेंज और इस तरीके से मोल्ड करते करते कि तुम उसे सामने फॉल्सली प्रेजेंट कर रहे हो। फॉल्सली तो प्रेजेंट हो रहा है ना हर एक में, प्रोजेक्शन में जो तुम हो वो तुम दूसरे को बता रहे हो, जिस टाइप के तुम हो वो तुम दूसरे पे डाल रहे हो। एंड डिनाइल में तुम सच्चाई को मानने को ही तैयार नहीं हो बिल्कुल भी। सच्चाई है, दिख रही है सामने, हो रहा है तुम्हारे साथ वो, बट तुम उसे मानने को तैयार नहीं हो। रिएक्शन फॉर्मेशन में तुम्हारी असली भावनाएं तुम बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, एकदम उसके लाइक ऑपोजिट ही एक्ट कर रहे हो, उसके एकदम विपरीत यू गो, उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में एकदम एक्ट कर रहे हो, ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हो जो तुम्हारे बिल्कुल लाइक पर्सनालिटी से, ट्रू फीलिंग से, जो हमारी असली भावना है मन में, उससे मैच नहीं करता। रैशनलाइजेशन में कुछ भी कर लिया है तुमने, उसके बाद तुम उसके पीछे रीज़न और जस्टिफिकेशन इस तरीके से दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन ऐसे ऐसे बना रहे हो उसके पीछे जो लोगों को लग जाए कि रीज़न, हाँ रीज़नेबल है, ये रैशनल है, सही है, ये इनके पीछे का रीज़न थोड़ा टिकाऊ है, अच्छा है, ठीक है, सस्ता नहीं है, जिसको एक्सेप्ट कर ले लो। पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सेम रीजनेबल अनएक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल्स मैंने सबके बता दिए, और एग्जाम्पल्स चाहिए हो तो प्लीज़ बोल देना, मैं और भी एग्जाम्पल्स बता दूंगी इन सब के। ठीक है, और कोई भी समझ ना आया हो ना, या कोई वर्ड भी समझ ना आया हो इस वाले टॉपिक में, प्लीज़ प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, तो पीपल यूज़ डिफेंस मैकेनिज्म बहुत हद तक डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लोग इसको, डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसे कि दे देमसेल्व्स आर अनअवेयर ऑफ डूइंग सो। उनको ही नहीं पता होता, वो ही इस चीज़ को लेकर अनअवेयर होते हैं कि हाँ उन्होंने प्रोजेक्शन का भी यूज़ भी करा था किसी पर्सन के साथ। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना, क्रिकेट खेलते हुए बैटिंग नहीं मिली, या बॉलिंग चाहिए थी, बॉलिंग करने को नहीं मिली, सामने वाले को मिल गई, खुद गुस्सैल, गुस्से में अकड़ीले टाइप के, और सामने वाले को बोल रहे हैं कितना गुस्सैल, गंदा, अकड़ीला टाइप का है, या कितना डिक्टेटरशिप क्वालिटी वाला इंसान है, लीडर अपनी चलाता है हमेशा, और खुद इस टाइप से है कि अपने ग्रुप को अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आ रखे हैं, कैप्टन भी नहीं है, देन तब भी लीडर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीका है ईगो के लिए कि वो डील कर सके ना अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के साथ, जो कि एनजाइटी प्रोड्यूस करती है हमारे लिए। ठीक है, मतलब ऐसी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हमारे, जिनसे हमें चिंता, वरीज, टेंशन, परेशानियाँ, एनजाइटी आती है ना, या हम थोड़ा अनकंफर्टेबल वाले स्टेट में चले जाते हैं, जिस सिचुएशन में हम रहना नहीं चाहते, जिसमें हम खुद को देखना नहीं चाहते, जिस सिचुएशन को हम बेसिकली फेस नहीं करना चाहते, उससे टकराना नहीं चाहते उस सिचुएशन से हम, ऐसे वाले तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग्स और ऐसे विचार, तो डिफेंस मैकेनिज्म उन्हीं के लिए एक तरीका है जो ईगो को डिफेंड करता है, हमारी एनजाइटी को रिड्यूस करके, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म तरीका है ईगो के लिए, जिससे कि ईगो डील कर सके, हैंडल कर सके, मैनेज कर सके ऐसे अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को जिनसे हमें एनजाइटी हो रही है, या जो हमारे लिए एनजाइटी नाम की बला को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम डिप्रेशन में तुम लोग ये भी देख सकते हो कि वही चीज़ें जो तुम कभी याद करना नहीं चाहते, या कभी वापस तुम्हारे दिमाग में वो दिमाग उस तरफ कहते हैं ना कि है मुझे ये चीज़ वापस याद ना आए,
या ऐसा कभी मेरे साथ हो ना ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हो, ऐसा मैं इस सिचुएशन में कभी फंसूँ नहीं, कभी मुझे ये चीज़ झेलनी ना पड़ जाए वापस जो भी हुआ। जैसे मैंने इसमें वही चाइल्डहुड और अडल्टहुड वाला अब्यूज़ का एग्जांपल दिया था, उससे तुम लोग समझ सकते हो अच्छे से, और एग्जांपल चाहिए हो तो पूछ लेना। अब जैसे तुमने देखा होगा कभी कभार भी से ना कि यार ये ऐसे बुरे धोखेबाज गंदे और झूठे लोग मुझे वापस टकरे ना, मेरे को इनसे एक पाला ना पड़े, मुझे इनको झेलना टॉलरेट ना करना पड़े, सहना ना पड़े ऐसे लोगों की बातों को और ऐसे लोगों को। पर ज़रूरी नहीं है, कौन तुम्हें आके गारंटी दे रहा है, कौन तुम्हें ऐसा पेपर पर लिख कर साइन करके दे रहा है कि हाँ ऐसे तुम्हें लोग आगे नहीं टकरेंगे, या सिर्फ अच्छे अच्छे लोग ही मिलेंगे आगे तुम्हें लाइफ में, बुरे जो हैं छूट गए पीछे, अब अच्छे अच्छे मिलेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। कि अब देखो बुरे और ये घटिया गंदे लोग ख़त्म थोड़ी ना हो गए हैं अर्थ से, आगे और टकर सकते हैं ना, किसको क्या पता कब आगे और जाके कौन टकरेगा कौन मिलेगा, ठीक है। बट हम ऐसा कहते हैं ना कभी कभार कि अरे मेरे साथ ऐसा कभी फिर से ना हो, या मेरे साथ ये कभी चीज़ नहीं हो, मेरे को इसको सोच सोच के ही रोना आ जाता है, इससे मुझे बहुत चिंता रहती है इस चीज़ की कि मेरे को वापस से सिचुएशन में ना फंसना पड़े, या मेरा दिमाग इस बुरी याद को ना भुला ही दे बुरी तरीके से कि वापस कभी याद ही ना आए मुझे कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ भी था। तो वी डू एक्ट लाइक दिस कि मतलब इन दिस वे कि हम उस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से अनअवेयर है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। ये था डिप्रेशन में, कंफ्यूज मत होना। एंड आगे है कि फ्लूइड के आइडियाज़ जो थे डिफेंस मैकेनिज्म के रोल को लेकर, इनके ऊपर सवाल उठाया गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लेम था कि प्रोजेक्शन, एक क्लेम फ्लूइड का कि प्रोजेक्शन एंजाइटी को रिड्यूस करता है और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है, इसको बहुत सारी स्टडीज़ में ना सपोर्ट नहीं मिला, हर लोग इस चीज़ को मान के नहीं चलते कि जो प्रोजेक्शन वाला डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि फ्लूइड ने कहा, ये एंजाइटी को भी रिड्यूस करेगा और स्ट्रेस को भी कम करेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है ना कि ये इस चीज़ को सब एक्सेप्ट कर लें, ये सारे साइकोलॉजिस्ट हर एक इंसान पे फॉलो, हर कोई पर्सन इससे सपोर्ट करे माने, तो इनका ये व्यू एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करा गया या इसे माना नहीं गया। खुद देख लो ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम अपनी, जैसे तुम खुद हो वैसे तुम दूसरे को बता रहे हो, या तो जैसे तुम खुद हो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरे तुम्हारे साथ उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तुम खुद बुरे हो तो तुम्हें लग रहा है कि अच्छा लोग मेरे साथ बुरे हैं, लोग मेरे साथ ऐसे एक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा ही तुम्हारा स्ट्रेस एनजाइटी कम करती जाए। चलो एक बारी को मान ली ये चीज़ तुम्हारा स्ट्रेस एनजाइटी कम करेगी भी, लेकिन ये गलत है ना, तुम दूसरे को क्यों गलत बता रहे हो जब तुम्हें लाइक है, पता है इतना कि हाँ तुम गलत हो। वैसे तो पता नहीं है इधर, क्योंकि सब अनकॉन्शियस माइंड के साथ वी आर डूइंग हेयर, खुद ही अवेयर नहीं है जैसे हम लेकर, ठीक है। बट तब भी हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वालिटीज़ अपने ट्रेट्स दूसरे पे एट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं लाइक बहुत लाइक कैसे ही बोलूँ मैं एग्जांपल ठीक है कोई बात नहीं, आई एम सेइंग कि मैं लाइक बहुत गंदी हूँ, लड़ती रहती हूँ सबसे, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना मेरी भावनाओं को। मैं बहुत गंदी हूँ, सबसे लड़ती रहती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं बनती, बट मैं कैसे बताऊँगी कि हाय ये सारे लोग कितने गंदे हैं, किसी के साथ नहीं बनती, इन सब की कितने गुस्से वाले और गंदे हैं, मेरे से लड़ते रहते हैं सारे। अब ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, मेरे को तो तुम कहीं भी खड़ा कर दो बन जाएगी मेरी अपने आप सबसे, ठीक है, इस टाइप के लिए, बट इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल समझाने के लिए। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फ्लूइड ने क्लेम करा कि कोर एस्पेक्ट्स जो होते हैं पर्सनालिटी के वो पहले ही बचपन में ही अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में चाइल्डहुड में ही इस्टेब्लिश हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी हमारे स्टेबल चलते हैं, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते, स्टेबल रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, सेम रहते हैं वो, और चेंज हो भी सकते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, चेंज हो भी सकते हैं या उन्हें हम चेंज कर भी सकते हैं सिर्फ तब जब कोई बहुत बुरी दुर्घटना हो, कुछ ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्टी हो जाए। नहीं तो यही रहता ना कि हाँ बचपन जो सीखा है, बचपन जो सीखा है, देखा है, करा है या सुना है जो करते हुए सबको, वही हम फिर आगे उसी चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं, वही सब हो रहा है, ठीक है। बट ये चेंज भी हो सकता है, सबकी सोच ज़रूरी नहीं है सेम हो, या सबका पर्सपेक्टिव हर चीज़ को लेके सबका परसेप्शन सेम ना हो, ये भी हो सकता है ना, कि ओपिनियंस, बिलीव्स, वैल्यूज़, चॉइसेस डिफ़र करते हैं पर्सनस के। तो फ्लूइड ने क्या प्रपोज करा, 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉब्लम्स जो कि इनकाउंटर होती हैं इस ये जो इनकी थ्योरी है 5 स्टेज थ्योरी, इसके 5 स्टेज थ्योरी या
यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होती है हर एक एवरी सिंगल स्टेज पर ना, वो डेवलपमेंट को रोकती है, डेवलपमेंट को होने से मना करती है, और उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, बहुत लंबा असर पड़ता है उस पर्सन की लाइफ पर। अब आगे डिस्क्रिप्शन दे रखा है हर एक स्टेज का जो फ्रूड ने बताई है इधर, ठीक है। फर्स्ट इज़ ओरल स्टेज। ओरल स्टेज इज़ व्हाट कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसके लिए प्लेजर सीकिंग एरिया क्या होगा, माउथ ही होगा ना बचपन में, चाइल्डहुड में, ठीक है। खाना वहाँ से खाना है, कुछ निकालना है वहाँ से निकालना है। अब ये लाइक कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ बॉडी में, कुछ खाने में पसंद नहीं आया तो वहीं से स्प्लिटिंग पार्ट, वहीं से स्प्लिट, प्यूकिंग, वॉमिटिंग, सब कुछ वहीं से। और मुंह ही उनका मेन, माउथ ही जो है प्लेजर सीकिंग एरिया। न्यूबॉर्न इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं पूरी तरीके से उसके माउथ पर ही। उसकी न्यूबॉर्न इंस्टिंक्ट जो इन्फेंट है ना, उसके जो इंस्टिंक्ट्स है वो जहाँ से उसे प्लेजर मिल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड वाले जो डिज़ायर्स एंड ऑल वो सब कुछ है ना, वो सारा उसका माउथ पर ही फोकस कर रहा है, ठीक है। सेक्शुअल नीड्स एंड ऑल सब कुछ उसका माउथ पर ही फोकस कर रहा है अच्छे से। और इन्फेंट का सबसे पहला प्लेजर सीकिंग सेंटर ही माउथ, उसका मुंह ही है, ठीक है। और माउथ के थ्रू ही वो फूड ऑब्टेन कर रहा है जो उसके भूख को कम करता है। और इन्फेंट जो है वो ओरल ग्रेटिफिकेशन लेता है फीडिंग के थ्रू, थम सकिंग के थ्रू, होती है ना अंगूठा चूसने की आदत बहुत लोगों को, एंड नेल बाइटिंग की भी, एंड बैबलिंग, बोल भी तो मुँह से ही रहे हैं, कम्युनिकेट भी तो मुँह से ही कर रहे हैं। बचपन में सीखते ना नई नई चीज़ें बोलना, उल्टा सीधा वर्ड्स को टेढ़ा मेढ़ा करके बोलना, जब लैंग्वेज आ रही होती है धीरे धीरे उस टाइम पर। तो ये अर्ली मंथ मतलब शुरू शुरू में ही लोगों के जो बेसिक फीलिंग्स होते हैं वर्ल्ड को लेकर वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। लोगों के इन द सेंस एक छोटे बच्चे के भी, ठीक है, जो बेसिक फीलिंग्स होते हैं ना वर्ल्ड को लेकर वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो फ्रूड ने ये कहा है कि अडल्ट जो कंसीडर करेगा वर्ल्ड को कि ये बिटर प्लेस है रहने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी अपने ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। फ्रूड की इस लाइन का मतलब यही है कि कोई अडल्ट यानी कि कोई टीनेजर, जो बच्चा चाइल्डहुड वाली स्टेज को पास करके आगे बड़ा हो गया और उसका थोड़ा वर्ल्ड को लेके एक पर्सपेक्टिव टाइप बन गया, अगर वो ये बोलता है, ये मानता है और उसका ऐसा बिलीव है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो ऐसी जगह है जहाँ पर बस हेट्रेड और एंगर ही है लोगों में। एंड ऑल्सो दूसरा क्या था, हाँ, दूसरा ये कि वहाँ पर ना उसे अनफेयरली ट्रीट किया गया है, उसे ढंग से, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, उसे ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, ढंग से वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये लोगों ने उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करा जैसा करना चाहिए था। लाइक उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसे जस्टिस नहीं मिला, उसे ऐसा फील होता है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाखुश है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, अपसेट है और हैप्पी वाले स्टेट में बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के दौरान। क्यों? क्योंकि ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जब बच्चा पैदा हुआ, जब आया यहाँ दुनिया में, तो उसने क्या क्या देखा, क्या क्या उसके अपने पेरेंट्स को लेके पर्सपेक्टिव बने, क्या क्या हुआ, वो सब उसके अंदर आता है। जब उसके साथ वहाँ पर उसे लग गया कि उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, तो वो दुनिया को देख के क्या पर्सपेक्टिव बनाएगा फिर, समझ सकते हो। थोड़ा डीप है बट ये लिखा है तो मैं ऐसे ही समझाऊंगी पूरे डीप में जाके। हाँ, तो मतलब इसका मतलब यही है कि जब उसे लगेगा ना कि अपने ही लाइक दगा करते हैं या धोखा दे देते हैं, तो बाहर वाले तो फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो चीज़ आ जाती है कि बड़े होके जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, थोड़ा सा मैच्योर होने लग जाते हैं ना, सोच हमारी उस हिसाब से हो जाती है। और दुनिया को लेके तो एक पर्सपेक्टिव बन ही जाता है कि हाँ, बुरे लोग ज़्यादा टकरेंगे, झूठे मक्कारी टाइप ज़्यादा आएंगे और अच्छे लोग होते ही कम है, तो वो इतने मिलेंगे नहीं। सीधी सादी बात है भाई, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जो था ना, ये तुम्हारा न्यूबॉर्न इंस्टिंक्ट, इस इंस्टिंक्ट में कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। इसका साफ सीधा मतलब है कि एक ऐसा मतलब लाइक नेचुरल फोर्स, ऐसा मतलब अंदर से तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो उस पर्सन को या एनिमल को एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने को मजबूर करती है, जो वो बिना सोचे कर रहा है, जो उसने कभी सीखा नहीं है, कभी लर्न नहीं करा, वो
उसने कभी कहीं लाइक देखा हो सकता है, लेकिन उसने कभी सीखा नहीं, कभी इसके बारे में सोचा नहीं, करने से पहले सोचा नहीं, बट वो कर रहा है, उसका वो पर्टिकुलर ढंग है, तरीका है बिहेव करने का सो एंड सो सिचुएशन में, ठीक है। तो इसलिए बच्चे का मेन फोकस माउथ पर होता है। तो इसको इसी फ्लूइड की तुम इस वाली लाइन को ऐसे भी समझ सकते हो कि लाइक कैसे बताऊँ, हाँ, जैसे कि बच्चे को बचपन में उसका हंगर नीड जो बायोलॉजिकल वाला था वो पूरा नहीं हुआ, फीडिंग या ये सब, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से पेश आए उसके पेरेंट्स, उसको बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाई गई, रिस्ट्रिक्शन थी, कॉन्स्टेंट थी। अब छोटा बच्चा है, उसकी आदत होती है ना थम्स सकिंग, नेल बाइटिंग करने की, उसकी आदत ढंग से छुटवाई नहीं गई, उसके साथ सही से लाइक फेयरनेस नहीं हुई, लाइक खाना वाना देने में या कुछ भी करने में उसके साथ, उसको प्ले और वर्क टाइम ढंग से कुछ भी ऐसा समझाया नहीं गया, कुछ भी दिक्कत थी चाइल्डहुड में। तो इस वजह से अडल्ट में जब वो आया, उसका क्या व्यू बन गया, क्या पर्सपेक्टिव बन गया वर्ल्ड को, दुनिया को लेकर, कि थोड़ा मतलब लाइक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति नफ़रतें भरी हुई हैं, गुस्सा है लोगों के दिलों में, कोई भी ढंग से किसी के साथ रहता नहीं है, वो बहुत नाखुश है, बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहा। इवन उसे ये फील हो रहा है कि उसको अनफेयरली ट्रीट किया गया, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसे कभी जस्टिस नहीं मिला, या कभी लाइक इक्वालिटी वाली चीज़ नहीं आई, डिस्क्रिमिनेशन ही चला है अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर, ठीक है। बचपन से ही जो देखते आ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो आसपास देखने को मिल रहा है, उसी से ही तो आगे जाके अपना कुछ सोच एक पर्टिकुलर बनाते हैं ना हम, अब लोग अपनी, जो हमें बाकी दूसरे लोगों से अलग बनाती है। सबकी सोच अलग अलग होती है ना, सेम नहीं हो सकती, फिर चाहे वो ट्विन्स हैं या कोई भी हैं, ठीक है। और आगे इसमें क्या है, एनुअल स्टेज आ जाती है। एनुअल स्टेज, और अगर ये वाली लाइन अभी भी समझ ना आई हो तो पूछ लेना, मैं अलग तरीके से भी समझाने का ट्राई करूँगी पूरा, कि घुस जाए दिमाग में। एनुअल स्टेज इज़ व्हाट, कि 2 और 3 की एज में आसपास जब बच्चा होता है तो वो सीख जाता है कि उसे सोसाइटी जो उससे डिमांड कर रही है उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसके प्रति रिएक्ट करना है, या क्या रिस्पॉन्स देना है उन डिमांड्स के प्रति। डिमांड्स इन द सेंस कि जो भी कोई एल्डर्स, बड़े या आसपास के लोग उससे करने के लिए कह रहे हैं, उसे उसके प्रति कैसे रिप्लाई करना है। जैसे एक प्रिंसिपल डिमांड होती है जो कि पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चे से हमेशा, कि वो अपना बॉडीली फंक्शंस जो है ना, यूरिनेशन और डेफिकेशन के, उन्हें संभालना, उन्हें कंट्रोल करना सीख जाए, उन्हें अपने बस में रखना सीख जाए। होता है ना कि बच्चे को टॉयलेट जाना है तो उसे पता हो, खुद जाए, उसे अपना बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो सारे संभालने आते हो, पॉस्चर वगैरह उसका बॉडी का सब कुछ सही रहे, एंड जब उसे टॉयलेट जाना है तो उसे पता हो। लाइक एनल में तो वो 2 और 3 एज का है, तो वो यही चाहेंगे ना उसके पेरेंट्स, तो कि बीच में कपड़े गंदे ना करे किसी भी तरीके से, और इसे पूरा अच्छे से पता हो कब कब इसे जाना है टॉयलेट, एंड कब कब कैसे कैसे मेंटेन करके रखना है पूरा अपने आप को, टाइडी तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन रहना है, कुछ गंदगी वगैरह ना हो मतलब। ऑल्सो कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं इस एज पे वो एक्सपीरियंस करते हैं प्लेजर, उनको मज़ा आता है अपने बॉवल्स को मूव करने में। एनल एरिया जो होता है बॉडी का, वो इस वाले टाइम पर ना फोकस बन जाता है कुछ प्लेजरेबल फीलिंग्स का। लाइक उन्हें ये चीज़ें, ये जो एनल एरिया है उनका इस टाइम पे 2 और 3 की एज में बच्चे का एक बहुत लाइक प्लेजर सीकिंग एरिया बन जाता है, जहाँ जो करने में मतलब जो चीज़ करने में उसे इंटरेस्ट आ रहा है, जो मज़ा आ रहा है और जो करके उसे खुशी मिल रही है, वैसा कुछ हो जाता है उसके दिमाग में और उससे करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे ओरल वाले में माउथ था ना, प्लेजर सीकिंग एरिया, हर चीज़ माउथ से रिलेटेड तुम लोग सोच सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एनल स्टेज में ये होता है, एनल एरिया फोकस मेन बच्चे का, और इस स्टेज में उसका जो है एक बेसिस बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही होती है ना उसके ईगो के बीच में, उसका एक बेसिस बन जाता है। कैसा बेसिस, कि वो मतलब एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह जो लाइक ज़िद्दी होता है और जो करने में उसे खुशी मिलती है वो करता है, ऐसे बेबीज की तरह एक्ट करे, बिल्कुल चाइल्डिश वाले बन जाए, या एक अडल्ट के लिए डिमांड करे, अडल्ट की तरह थोड़ा बड़ा होने लग जाए और अपना बिहेवियर जो है कंट्रोल्ड वे में दिखाने लग जाए, उस तरीके से थोड़ा मेच्योर वे में एक्ट करे। एक स्टेज आती है ना सबकी लाइफ में जब लगता है कि यार कभी तो मतलब लाइक पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और कभी कभार और बाकी बच्चों से कंपेयर करके दे से व्हाट, कि
इतने तो तुम बड़े हो गए हो, ये तो मेरी ये चीज़ तो खुद करनी आनी चाहिए, ये तो तुम कर ही सकते हो। लाइक अपने लिए खाना बनाने लायक तो होना ही चाहिए। अब भाई मर्ज़ी है, किसी को नहीं हो इंटरेस्ट कुकिंग में, ज़ीरो इंटरेस्ट हो उसका, लाइक एकदम नल, कुछ हो ही ना, नेग्लिजिबल हो, ज़ीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसको किचन में घुसने पसंद ना हो, तो भाई मतलब लाइक क्या ही कहूँ मैं। तो अलग अलग इंटरेस्ट चॉइसेस होते हैं ना सबको, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक करने में मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है ना कि किसी और को कुकिंग करने में मज़ा आ रहा होगा तो मेरे को भी आ जाएगा मज़ा कुकिंग ही करने में, या किसी और को ड्राइंग पसंद होगी तो मुझे भी ड्राइंग पसंद होगी। भाई मेरी तो राइटिंग भी इतनी गंदी है, तो ड्राइंग तो कहाँ से ही सवाल ही पैदा नहीं होता ड्राइंग का। तो ठीक है। फैलिक स्टेज, उस वाले में यही था कि एनल वाले में लास्ट की लाइन में यही था कि उसको ना लाइक आइडेंटिटी की कन्फ्लिक्ट टाइप होने लग जाता है। एरिक एरिक्सन ने भी बताया है आगे, बट मैं ऐसे यहाँ पे नहीं लाऊंगी, तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसे लाइक ये होने लग जाता है कि भाई मैं अभी बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ, किस तरीके से मैं एक्ट करूँ, एक छोटे बच्चे की तरह, बच्चे टाइप एकदम चाइल्डिश टाइप, या अडल्ट थोड़ा मेच्योर वे में अपनी थिंकिंग उस हिसाब से करूँ, थोड़ा बड़ों की तरह एक्ट करूँ, लाइक अपने डिसीजंस लेने में, लाइफ के चीज़ें चूज़ करने में, और हर एक चीज़ में अपनी थिंकिंग उस हिसाब से डेवलप करने में। फैलिक स्टेज, ये स्टेज फोकस करती है जेनेटल्स पर। ये 4 और 5 ईयर्स के एज के आसपास ही जो है बच्चे समझने लग जाते हैं, उन्हें फ़र्क समझ आ जाता है मेल्स और फीमेल्स के बीच का, कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। लाइक वो सेक्स वगैरह समझने लग जाते हैं। सेक्स और जेंडर अलग चीज़ें हैं, ये भी नहीं उठाऊंगी मैं, बट वो मेल और फीमेल के बेसिकली वो लड़की और लड़के के बीच का फ़र्क समझना शुरू कर देते हैं, उन्हें तब डिस्टिंग्विश करना आ जाता है इस एज में। और वो अवेयर हो जाते हैं सेक्सुअलिटी के टॉपिक को लेकर, और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके दोनों पेरेंट्स के बीच में है उसको लेकर उतनी कॉन्शियसनेस, इतना अवेयरनेस वो डेवलप कर चुके होते हैं इस एज तक। और इस स्टेज के दौरान मेल चाइल्ड एक्सपीरियंस कर सकता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है कि ऑपोजिट जेंडर के लिए प्यार होना एंड नहीं, एक सेकेंड, हाँ, ऑपोजिट जेंडर के लिए प्यार होना और सेम जेंडर के लिए नफ़रत डेवलप हो जाना मन में। लाइक बॉय है ना, तो उसे अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और लव टाइप ऑफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मम्मी के साथ वो अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप सोचना शुरू कर देगा। इसमें बता रखे है एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या था, वो भी उस पर भी मैं आ रही हूँ। किंग की स्टोरी है वो, पूरी स्टोरी नहीं उठाएंगे, जितने यहाँ पर है उतने नहीं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक के बाहर फिर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। स्टोरी अगर पूरी समझनी हो तो भी कह देना, मैं समझा दूँगी, ठीक है। और वही ऐसे फीमेल में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है कि गर्ल को पापा के साथ बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट टाइप होने लग जाना, एक तरह से प्यार, और उसको ये लगता है कि लाइक मम्मी क्यों है, मैं और पापा होने चाहिए थे, हम दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए था, वैसे वाले टाइप का, ठीक है। और मम्मी के प्रति थोड़ा हेटरेड और होस्टिलिटी, मतलब फ्रेंडलीनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, लाइक नफ़रत ही नफ़रत ऐसा डेवलप होना शुरू। इडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, लव फॉर द मदर, क्योंकि बॉयज़ को होता है ये, मम्मी के लिए प्यार, और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द फादर, पापा के लिए लाइक मन में हेटरेड है, बहुत ऐसा टाइप का नेचर है कि जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, पापा की अगेंस्ट ही जाना है, उनसे उनसे लाइक इतना अच्छा नहीं बनती, उनसे नहीं, मम्मी से ही प्यार, वैसा वाला चीज़। और बार बार इस चीज़ का रियलाइजेशन होना, डर भी लगना कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी अगर मैं पापा के अगेंस्ट जाऊंगा, या मम्मी के बहुत हद बार तक क्लोज हो जाऊंगा तो, या पापा की जगह लेने लगूंगा। समझ रहे हो, पापा मम्मी कुछ होते हैं ना, तो जब लाइक बच्चा सोचे, लड़का सोचे कि मैं पापा की जगह ले लूँ, मैं और मम्मी हो जाए, और पापा है ही नहीं, वो वाली फीलिंग, तो उसे लाइक अंदर अंदर तक थोड़ा डर भी लगता है कि पनिशमेंट मिलेगी अगर ऐसा कुछ करूँगा फादर के अगेंस्ट जाकर, और फादर की जगह ले लूँगा, और मम्मी और मैं आपस में मतलब है, और फादर कहीं पे इन्वॉल्व ही नहीं है, या कहीं आते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इडिपस थे ग्रीक के किंग, जिन्होंने अननोइंगली, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने कि ना, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था वो जिसके साथ जाके शादी कर रहे हैं, जिसके साथ उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बन चुका है, वो उनकी मम्मी है, उन्हें सब कुछ करने के बाद पता लगा था, ठीक है। वो ये था, इन्होंने शायद अपने पापा को मार दिया था, या इन्होंने अपने पापा को मारा था और मम्मी से शादी कर ली थी अननोइंगली, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो जो लड़की है जिससे वो शादी करे, वो उनकी मम्मी है असल में, ठीक है। तो इडिपस जो है ग्रीक के किंग थे, जिन्होंने अननोइंगली अपने पापा को मार दिया था और मम्मी से शादी कर ली थी। और मेजर डेवलपमेंटल अचीवमेंट जो होती है ना इस स्टेज की, वो यही है कि ये मतलब ये जो फैलिक स्टेज का मेजर डेवलपमेंटल अचीवमेंट, तुम ढंग से
ग्रोथ हो गया है तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारा खुद का, और उस हिसाब से तुम बिहेवियर दिखा रहे हो, वो चीज़ अचीव कर चुके हो ना फायर स्टेज में। तो इसका मेन यही है कि जो तुम्हारा इडिपस कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ है ना, कि आती सबके मन में है ये चीज़ें, नॉर्मल है ना, ह्यूमंस है हम लोग। इडिपस कॉम्प्लेक्स वाली जो चीज़ है वो रेजोल्यूशन हो गया उसका, वो कॉन्फ्लिक्ट वाला वो चीज़ सॉल्व हो चुकी है। लाइक तुम समझ चुकी हो कि हाँ पापा मम्मी है, इनका रिलेशन है आपस में, और मुझे बीच में घुस के मम्मी के साथ अपना रिलेशन नहीं बनाना, या लड़की को बीच में घुस के पापा के साथ अपना अलग वो वाला रिलेशन नहीं बनाना, और मम्मी को निगलेक्ट नहीं करना। वो चीज़ जब तुम सेम सेक्स के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हो, हाँ लड़की है तो मम्मी जैसे बनने की कोशिश, मम्मी को एज रोल मॉडल समझ के और पापा की नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश, और लड़का है तो पापा जैसी बनने की कोशिश, कि मम्मी जैसे पापा को पसंद करती है वैसे मुझे भी पसंद करे, और थोड़ा लाइक अटैचमेंट रहे आपस में, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है कि जब तुम अपने फादर का रिलेशनशिप जो मम्मी के साथ है उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, उसे मान लो, प्लस अपना जो बिहेवियर है अपने पापा को एज रोल मॉडल मानो अपना, और उनकी तरह उनको उनका बिहेवियर इमिटेट करना शुरू करो, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करो, इमिटेट करो, उनके जैसा बनने की कोशिश करो मम्मी की नज़रों में, ठीक है, कि जैसे पापा है वैसा बेटा है, और मम्मी दोनों को ही इक्वली प्यार करती है, वो वाली चीज़। और गर्ल्स के लिए जैसे बॉयज़ में था इडिपस कॉम्प्लेक्स, वैसे गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर बता रखा है इलेक्ट्रा भी एक ग्रीक का ही करेक्टर थी, जिन्होंने अपने ब्रदर को इंड्यूस किया था, उनका मतलब उनसे ज़िद की थी, ज़बरदस्ती करी थी कि वो उनकी मदर को मार दे, और उसके बाद उन्होंने एक अलग ही मतलब एक चीज़ करी, अतरंगी टाइप एक अलग ही चीज़ करी उन्होंने, कि उन्होंने अपने पापा के साथ अपना लव अटैच करना शुरू कर दिया, पापा से प्यार हो गया उन्हें एक तरीके से, और उन्होंने ऐसा मतलब इमेजिनेशन करा, ऐसा सोचा और ऐसा करना चाहा कि वो अपने पापा से शादी कर लें और आगे फिर अपनी फैमिली बढ़ाएं। समझ जाओ तुम, इसका मतलब शादी कर लें एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप हो उसके पापा और उसके बीच में, ठीक है। और सो जब उन्हें ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज़ नहीं हो सकती रियल लाइफ में पॉसिबल, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आप को अपनी मम्मी के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, वही मम्मी की तरह, मम्मी को एज रोल मॉडल समझना, मम्मी का बिहेवियर कॉपी करना, मम्मी की तरह बनने की कोशिश करना। हाँ, मम्मी का कॉपी हर बिहेवियर इस तरीके से कि उन्हें फिर पापा का वही प्यार मिले जो मम्मी को मिलता है, मम्मी की जैसे बनने की कोशिश करना। हाँ, जैसे कि पापा जो है सेम तरीके से अपना अफेक्शन अपना प्यार दें बेटी को भी मम्मी को भी, जैसे मैंने एडिपस का बताया वैसे ही इलेक्ट्रा का भी है, बस एडिपस में हमारा लड़का था और इलेक्ट्रा में लड़की है, ठीक है। क्रिटिकल कंपोनेंट इसके अंदर मेन चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली मेन एलिमेंट यही है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स इस स्टेज में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ये चीज़ सॉल्व हो जानी चाहिए, मतलब बच्चे को समझ आ जाना चाहिए पेरेंट्स के बीच का रिलेशन, और वो खुद ये ना सोचे कि लड़का लाइक ये ना सोचे बड़े होने तक भी और उस टाइम पर भी कि अच्छा तो मैं फिर पापा को मार के मम्मी से शादी कर लूँ, और लड़की ये ना सोचे कि मैं मम्मी को मार के पापा से शादी कर लूँ, या मम्मी नहीं होनी चाहिए, मैं और पापा होना चाहिए, ठीक है, मैं और पापा होने चाहिए, हाँ ठीक है, वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग। देन आगे इसमें है कि या मेन कंपोनेंट यही है कि इडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाए, सॉरी, इडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाए और उसके डेवलपमेंट हो जाए, मतलब इतनी उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाए, इतना वो समझना सीख जाए कि वो अपने आप को सेम सेक्स पेरेंट के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाए। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, बच्ची है तो मम्मी जैसी बने, जैसे कि उसको पापा का वही प्यार मिले जो मम्मी को मिलता है, और मम्मी को एज रोल मॉडल समझने लगे, ठीक है, और लड़का है तो पापा जैसा बने, वही सेम वाइस वर्सा, जैसे कि उसको मम्मी का सेम प्यार मिले जैसे पापा को मिलता है, जैसे मम्मी पापा को पसंद करती है वैसे उसे भी प्यार करे पसंद करे, ठीक है, यानी इक्वल लव डिस्ट्रीब्यूशन हो दोनों तरफा। दूसरे शब्दों में कहें तो बॉयज़ अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स जो मम्मी के प्रति उनके मन में उमड़ के आती हैं उसे गिव अप कर दें, उसे छोड़ दें, उसके पीछे ना जाएं, भूल जाएं कि वैसा कुछ था भी, ठीक है, और अपने फादर्स को एज रोल मॉडल देखना शुरू कर दें, इंस्टेड ऑफ कि दुश्मन है मेरा या इससे मुझे लड़ना है मम्मी को पाने के लिए, ऐसा कुछ करें नहीं। और गर्ल्स जो है अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स जो हैं पापा के लिए गिव अप कर दें, वैसा सोचना, वैसा सेक्सुअल रिलेशनशिप समझ इमेजिनेशन में जाके सोचना और वैसा करने का चाह रखना, इच्छा रखना, वो बंद कर दें, ठीक है। एंड मम्मी के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, मम्मी को एज रोल मॉडल देखें, मम्मी के जैसा बनने की कोशिश करें, जैसे कि पापा का इक्वल प्यार
जैसे मम्मी को वो प्यार करते हैं वैसे बच्ची को भी, वो लड़की को भी करें और दोनों को इक्वल प्यार मिले। और इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। लेटेंसी स्टेज, और दोनों की अगर स्टोरी समझनी हो ना, पूरी पूरी स्टोरी लाइक ब्रीफ में जाके जाननी हो, वैसे वो सिलेबस से बाहर है, फिर भी अगर मन कर जाए, किसी को इंटरेस्ट आ जाए इडिपस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पूरा पूरा समझने का, बता देना, मैं हूँ यहाँ पर हमेशा। ठीक है। लेटेंसी स्टेज, ये स्टेज जो है 7 ईयर्स से लेकर प्यूबर्टी तक रहती है। प्यूबर्टी इज़ द टीनेजर जो 19, हाँ 7 to 19 तक तुम मान सकते हो, वहाँ तक ये रहती है ये स्टेज। और इस पीरियड के दौरान ना चाइल्ड तो ग्रो होता रहता है फिज़िकली, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ही ना बच्चा, उसकी बॉडी में तो चेंजेस आएंगे, वो डेवलप होता रहेगा। लेकिन जो सेक्सुअल अर्जेस होते हैं ना वो इनएक्टिव हो जाते हैं, लाइक पैसिव हो जाते हैं। उस टाइम पे देखा ना एक्टिव थे बहुत, पहले उसका माउथ पे फोकस रहा, फिर उसका एनल एरिया पे फोकस रहा, देन उसका एकदम सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करने पे आ गया था वो। और यहाँ पर क्या हुआ, उसका सेक्सुअल अर्जेस जो वो वाली इच्छाएं हैं, जो वो वाली नीड्स हैं, वांट्स और वो सब डिज़ायर्स, वो कम होने लग गए, वो इनएक्टिव हो गए, इतने एक्टिव, इतने उमड़ उमड़ के वैसे विचार नहीं आ रहे उसके मन में अभी, वो लोअर साइड पे कम हो गए वो बहुत, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में तो होता है ना सब कुछ, लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेटेंसी स्टेज में। और इसकी चाइल्ड की ज़्यादातर एनर्जी, वो ज़्यादातर फोकस उसका कहाँ पे रहता है कि वो सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जाए, लाइक उसका लाइफ का एक गोल हो जाता है कि उसे हाँ कुछ करना है, कुछ बनना है, अपनी एक पहचान बनानी है और कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे उसको कुछ अचीवमेंट मिले, कुछ पा सके वो अपनी ज़िंदगी में। और ऑल्सो वो सोशली लोगों के साथ मिले जुले, उसके भी दोस्तों कुछ अच्छे जिनके पर वो रिलाई कर सकता है और जिनसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो ले सकता है। ठीक है, सोशली इन्वॉल्व हो बाहर लोगों के साथ, और ऐसी वाली एक्टिविटीज़ करिए जहाँ पे ग्रुप में लोग आपस में डिस्कस करके काम करते हैं, एंड कोई पर्टिकुलर गोल जो होता है ग्रुप का, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉपरेशन के साथ दे अचीव टुगेदर, ऐसा कुछ अच्छा करे वो अपनी लाइफ में, इंस्टेड ऑफ ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के विचार ना आए उसके, मतलब ऐसे विचार ना आए उसके मन में, वो कुछ अच्छा अचीव कर पाए अपनी लाइफ में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड जो मास्लो वाली थी, मैस्लो हायरार्की में, हाँ वहाँ तक वो जा सके। ठीक है। जेनाइटल स्टेज, इस स्टेज के दौरान पर्सन जो है मेच्योरिटी अटेन कर चुका होता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में। ठीक है। और सेक्सुअलिटी, डर जो रिप्रेस, जिसकी दबी हुई फीलिंग्स थी पहले वाले स्टेजेस में, वो वापस से जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, एग्जिबिट होती हैं, वो भी ख़त्म होने लग जाती हैं अब। जो उसकी पहले की चीज़ में दबी हुई सारी फीलिंग्स थी ना, वैसे वाले डिज़ायर्स थे वो ख़त्म होने लगते हैं धीरे धीरे। और वो सीख जाता है इंसान, मतलब लोग सीख जाते हैं यहाँ पर कि उसे ऑपोजिट सेक्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, और उनके सामने कैसे बिहेव एंड एक्ट करना है, क्या बिहेवियर दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। और सोशली अगर उनको लाइक बहुत सारे ढेर सारे लोगों के बीच खड़ा कर दिया जाए, एक लड़की को बहुत सारे ढेर सारे लड़कों के बीच, या लड़के और लड़कियों का आपस में अगर खड़ा कर दिया जाए, तो उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करनी आती है, एक दूसरे के साथ डील करना आता है, इवन तब भी जब एक दूसरे को नहीं जानते। ये लड़की को लड़कों के साथ थोड़ा मतलब ढंग से सेक्सुअली मैच्योर वे में एक्ट करना आ जाता है, और वो सीख जाती है डील करना। सेम फॉर बॉयज़ एज वेल। हाउएवर ये जो जर्नी है इस स्टेज के, एक सेकेंड, अगर ये जो जेनाइटल स्टेज की तरफ जर्नी जो उसका यात्रा टाइप चल रहा है उस बच्चे का, अगर इस स्टेज के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है या ओवर इंडल्जेंस हो रही है, लाइक इंटरफेयर कर रहे हैं लोग उसके कामों के बीच में, उसके डिसीजंस जो हैं लाइफ के वो खुद नहीं ले पा रहा, बीच बीच में लोग इंटरप्टिंग पीपल आ रहे हैं, फिर चाहे वो पेरेंट्स हों उसके, बाहर वाले हों, दोस्त हो, या कोई भी हो, सो एंड सो, तो इसकी वजह से फिक्सेशन हो सकता है, जो कि पहले वाले स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में वो अटक सकता है, फंस सकता है। लाइक उसका इडिपस कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई है, उसके मन में अभी भी है वही वाली भावनाएं, मम्मी को लेके वही सब चीज़ें, ये लड़की है तो वही पापा को लेके वही सारी चीज़ें, वही सब भावनाएं हैं, अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई वो अभी तक। ठीक है। तो फिक्सेशन क्या है, फिक्स हो गया वहाँ पे, अटक गया, वहाँ से निकल नहीं पा रहा, उसी चीज़ में है वो अभी भी, पहले वाले डेवलपमेंट के स्टेज पर वो जेनाइटल में ढंग से नहीं हो पाया उसका थिंकिंग एंड ऑल सब कुछ डेवलप इतने अच्छे से। फ्रूड की थ्योरी जो है वो ये बताते हैं कि जैसे चिल्ड्रन एक स्टेज से दूसरी स्टेज में प्रोसीड करते हैं, वही स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो हमें देखी, ओरल एनल एंड ऑल, उस टाइम पर वो
अपना वर्ल्ड जो उनका नज़रिया बना हुआ है दुनिया को लेकर उसको एडजस्ट करना भी शुरू कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो आज पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड को लेकर आगे भी वही रहे, चेंज हो सकता है ना। ये सिचुएशन और टाइम के हिसाब से जो आसपास मेरे लोग हैं उनके हिसाब से बदलता रहता है ना, बदल सकता है। या जहाँ जहाँ जैसे जैसे इन्वायरमेंट में हाँ, जहाँ जहाँ जैसे जैसे इन्वायरमेंट में मुझे अडाप्ट करने को मिलता है वैसे उस हिसाब से अपना बिहेवियर एडजस्ट कर लूँगी ना उधर, तो ऐसे चेंज होता रहेगा ये भी। यही लिखा है कि चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दे सीम टू एडजस्ट देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। जो उनका नज़रिया है दुनिया को लेकर वो बदलेगा, उस हिसाब से वो उसे एडजस्ट चेंज करना शुरू कर देंगे। लाइक जैसे जैसे लोग उसको टक्कर रहे हैं उस हिसाब से। और अगर चाइल्ड फेल हो जाता है एक स्टेज से सक्सेसफुली पास होने में, या एक स्टेज से सक्सेसफुली दूसरी स्टेज में जाने में अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो वो फिक्सेशन हो जाएगा, उसी स्टेज में अटक जाएगा, उसी स्टेज में फिक्स हो जाएगा, रुक जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा उसका पहले वाले स्टेज में ही। इस सिचुएशन में चाइल्ड का डेवलपमेंट जो है वो अरेस्टेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा पहले वाली स्टेज पर ही। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो कि सक्सेसफुली पास नहीं हो पाया फैलिक स्टेज से, तो उसका अभी तक वही इडिपल कॉम्प्लेक्स वाला जो है सीन वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, और अभी तक भी बड़ा होने के बावजूद भी वो यही फील करता रहेगा कि वही सेम सेक्स पेरेंट, मतलब जो सेम सेक्स वाला पेरेंट है उसके प्रति हॉस्टाइल ही रहेगा वो अभी तक भी। लाइक लड़का है तो पापा के प्रति वही सब और मम्मी को पाने की कोशिश, लड़की है तो वही मम्मी के प्रति वो सब और पापा को पाने की कोशिश, और सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप करने की ट्राई मारना बार बार। ठीक है, ये फेलियर के बहुत ही गंदे आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत ही गंदे रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं उस बच्चे की लाइफ में हमें आगे। ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है ना कि पापा मम्मी से तुम आए और उसके बाद पापा हटे और मम्मी और तुम हो जाओ। लाइक कोई सेंस नहीं बन पा रहा ना इस चीज़ का। और ऐसा लड़का आगे ये कंसिडर करना शुरू कर देगा, इस चीज़ को मानने ही लग जाएगा कि मेंस जो होते हैं, आदमी जो होते हैं वो जनरली होस्टाइल ही होते हैं, और वो फीमेल्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं डिपेंडेबल रिलेशनशिप में जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहें। अब तुम ये देखो इस चीज़ की वजह से और भी बुरा क्या आफ्टर इफेक्ट आ सकता है। मैन जो सारे ही आदमी होते हैं ना, अब आदमी की तो पत्नी होगी ना, लाइक तो सारे ही आदमी होते हैं, तो उसके मन में ये आ जाएगा कि यार सारे ही आदमी हॉस्टाइल होते हैं, सारे ही गंदे होते हैं, अगेंस्ट रहते हैं अपने बच्चों के, अपने लड़कों के, और सब बस फीमेल्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, फीमेल्स के साथ रिलेट करना चाहते हैं डिपेंडेबल रिलेशनशिप में, उनके साथ बस उनको सेक्सुअल रिलेशनशिप करना होता है। तो इसका ऐसे बहुत आगे की बहुत गंदी गंदी थिंकिंग हो जाएगी आदमियों को लेकर, अपने पापा से बाकी सारे आदमियों से वो रिलेट करना शुरू कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा इस क्लास का ये बच्चा गंदा था, तो मतलब सारे ही बच्चे फिर इस क्लास के ऑलमोस्ट गंदे ही होंगे, लड़के तो होंगे ही गंदे, लड़कियाँ तो फिर भी शरीफ मिल जाए, ऐसे बोलते हैं। किसी को टारगेट नहीं करी मैं पर्टिकुलरली, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। देन आ जाते हैं रिग्रेशन पर ही। अब ये रिग्रेशन और फिक्सेशन को भी ना एक तरह से ईगो डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है या बोला जाता है, बट ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म मेरे हिसाब से है नहीं। ईगो डिफेंस जितने बताए हैं वो तो होते ही हैं, और साथ में तुम्हारा सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन और भी दो चार हैं वो आ सकते हैं। वो अगर पढ़ने हो, उनके बारे में जानना हो तो तुम मेरे को बोल सकते हो, मैं वो भी समझा दूँगी। रिग्रेशन इज़ व्हाट, ये भी ऐसी सिचुएशंस में एक रिज़ल्ट निकल के आ सकता है, और ये पर्सन को ना पहले वाली स्टेज में लेके चला जाता है। लाइक जेनाइटल तक क्या था, बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, थोड़े अडल्ट, थोड़ा ढंग से मतलब एक्ट करना शुरू कर दिया, ऑपोजिट सेक्स के साथ डील करना आ गया, पहले वाली स्टेज में ले गया, लाइक एकदम से बीच में टॉयलेट कर दिया रात को समझ रहे हो, ये वाली चीज़ होने लग गई, पहले वाली स्टेज में चले गए, एनल वाली में या ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो रिग्रेशन भी इस सिचुएशन का रिजल्ट हो सकता है, और ये पर्सन को बैक टू एन अर्लियर स्टेज, पहले स्टेज में रहते एकदम से बच्चे बन गए वो। रिग्रेशन तभी होता है जब पर्सन का इन प्रॉब्लम्स के साथ रेजोल्यूशन नहीं हुआ होता, कि इन प्रॉब्लम्स के साथ जो भी हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़े ना, अगर उनका उन सब में जो दिक्कतें प्रॉब्लम्स हमने देखी, जैसे फैलिक में एडिपस और इलेक्ट्रा वाला था, उनके साथ अगर रेजोल्यूशन नहीं हुआ था तो रिग्रेशन होता है। ठीक है, और ये एक सेकेंड,
हाँ, मतलब जब तुम्हारे पहले वाले स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो थे वहाँ पर तुम्हारा रेजोल्यूशन नहीं हुआ इन सारी प्रॉब्लम्स का, एडिकेटली तुम उनके साथ डील करना नहीं सीख पाए, लाइक एडिपस कॉम्प्लेक्स वाली सोच नहीं हटी दिमाग से, या कुछ भी ऐसा हो गया, एनल एरिया में लाइक बॉबल मूवमेंट्स अभी तक नहीं संभालना सीख पाए, या माउथ ही प्लेजर सीकिंग एरिया रह गया हमेशा की तरह और वहीं से ही सब कुछ करना कराना रहे। ठीक है, तो ये ऐसी है कि रिग्रेशन तभी होगा जब पर्सन पहले वाली पर्सन पहले वाली स्टेज में चला जाएगा। कैसे जाएगा? जब उसका वो पहले वाली स्टेज के जो प्रॉब्लम्स हमने देखे ना, वो एडिकेटली प्रॉपरली जिस तरीके से होने चाहिए थे उस तरीके से नहीं होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व। अभी भी उसके दिमाग में वो चीज़ें हैं, वो करना चाह रहा है, वही वाली इच्छाएं रखी हुई हैं उसके दिमाग में, और ऐसी सिचुएशन में वो फिर लोग जो होंगे वैसे बिहेवियर्स ही डिस्प्ले करेंगे जो कि कम मैच्योर उन्हें दिखाएंगे बाकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से। यस, पीपल डिस्प्ले बिहेवियर्स टिपिकल ऑफ अ लेस मैच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहले वाले स्टेज के हिसाब से जो कम मैच्योर होने वाले, लाइक ढंग से वो ग्रो नहीं करे, डेवलप नहीं करे, उनका थिंकिंग इतनी एडवांस वैसा नहीं बन पाए वो सारे स्टेजेस में ढंग से, या कहीं किसी एक स्टेज में अटक गए, फिक्सेशन हुआ, फिर रिग्रेशन आया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस टाइम पे वो फिर उस हिसाब से ही बिहेवियर्स दिखाएंगे जो कि किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से पर्टिकुलरली मैच कर रहे होंगे, टिपिकल होंगे, उसी के टाइप के होंगे, और जो ये बताएंगे कि हाँ पहले वाले स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ऐसा ऐसा होना चाहिए था, जिसको इस हद तक इतना मैच्योर हो जाना चाहिए था, इतनी अपनी समझ डेवलप कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये लेस मैच्योर, उस तरीके से कम मैच्योर वे में एक्ट कर रहा है, या बिल्कुल मैच्योर नहीं है, अभी तक पहले वाले स्टेज पर अटका हुआ है, हमें पता लग जाएगा ये। पीपल डिस्प्ले बिहेवियर टिपिकल ऑफ अ लेस मैच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अभी के लिए तो वैसे इतना ही, और नेक्स्ट में पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस पढ़ेंगे, नियो फ्रूडियन भी बोलते हैं इसे। कार्ल युंग, कैरन हॉर्नी, एरिक एरिक्सन भी है, और भी हैं 2-4 लोग, उन सब के थ्योरीज फ्रूड के अगेंस्ट कैसे गए, क्योंकि फ्रूड ने तो भाई बस सेक्स और एग्रेशन पे ही बहुत ज़्यादा फोकस मारा था, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करके मेल पार्टिसिपेंट कह रही हूँ, हाँ वैसे बोल सकते हैं, मेल वगैरह पे ही बहुत ज़्यादा वो करा था, एंड फीमेल्स को एज इन्फीरियर भी बताया था, तो क्रिटिसिज्म हुआ था इनकी थ्योरीज का भी बहुत ज़्यादा। और एक बार मैं रिएक्शन फॉर्मेशन का एग्जांपल बता देती हूँ, उसमें यही है कि लाइक लड़का लाइन मार रहा है एक लड़की पर, एंड जब वो लड़की सामने आए, जब बाकी लोग उससे उस लड़की के बारे में पूछें, तो ही सेड व्हाट, कि इसी से तो इसको नफ़रत है, और ऐसे ही तो इंसान ये कभी अपनी लाइफ में चाहेगा नहीं, एकदम ऑपोजिट ही एक्ट कर रहा है वो बिल्कुल अपने ट्रू फीलिंग्स के, या असलियत से एकदम विपरीत ही जा रहा है, वैसा दिखाएगा नहीं, वैसा जताएगा नहीं जो असली में फ़ील करता है उसको, उस लड़की को लेकर, कुछ और ही अलग हटके ही दिखा देगा, एकदम उसके ऑपोजिट। जैसे उसमें था ना कि उसने वर्शिपिंग गॉड वगैरह में बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व होने लग गया, रिलीजन के उससे वर्शिपिंग करना शुरू कर दिया, भगवान की पूजा करना और वो सब करना, और असलियत में उसकी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस हैं, उसको वो चीज़ें करने का मन करता है। ठीक है, ऑल्सो तुम ना अनकॉन्शियस माइंड को पता है कैसे बहुत आसानी से समझ सकते हो, मेरे को याद आया, अनकॉन्शियस माइंड को तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि तुमने देखा होगा साइंस में कभी भी जो तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है ना, वो टीचर नहीं पढ़ाती है कभी भी क्लास में, वो इवन डिस्कस भी नहीं करती उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन या कुछ भी, और कभी भी कोई बच्चा भी पर्टिकुलरली उठ के नहीं कहता टीचर को कि मैम आपने ये चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया, या आपने खुद घर से पढ़ने के लिए और पर्सनली मुझसे आके डाउट्स पूछने के लिए क्यों बोल दिया, या आपने ये चैप्टर उठाया क्यों नहीं, कोई बच्चा भी कभी नहीं बोलता। तो इससे तो तुम आगे समझ सकते हो, और अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना। लाइक टीचर को भी पता है उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसे पढ़ने को मिलेंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है एंड ऑल, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स का वो फिर भी, एंड फ्लावर्स प्लांट्स का जो पॉलन ग्रेन्स वाला एंड ऑल होता है, वो फिर भी एक बार उसको उठा के पढ़ा देगी, बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक टीचर हमेशा छोड़ती है, वो कभी नहीं कराती क्लास में, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरी क्लास में तो नहीं ही कराया था। एंड वो पर्टिकुलरली लाइक वो कैसे बोलती है, वो बोल देती हैं कि ये ना तुम्हारा बेसिक है, इसके बारे में तुम सबको पता ही है ऑलरेडी, तुम लोग एक बार इस चैप्टर को घर से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, और मेरे से आके पर्सनली पूछ लेना, या मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँगी वो चीज़। एंड तुमने देखा होगा कोई एक बच्चा भी उठ के नहीं कहता कि नहीं मैम इस चैप्टर में मुझे डाउट्स हैं, आप अभी क्लास में ये चैप्टर शुरू कराओ और मुझे पढ़ाओ। तो इसमें अनकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व है। रिप्रोडक्शन यू ऑल नो,
ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पे बहुत हद तक इन्वॉल्व है, और इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या भावनाएं होती हैं एक इंसान की। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। एक सेकंड मुझे देखने दो, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने मिस करा हो जो कॉम्प्लेक्स हो तो मैं वो भी समझा दूँ। एनुअल एरिया तो तुम्हें पता है, इट्स एनस। ठीक है, एंड डेफिकेशन इज़ व्हाट कि एक्सक्रीशन करना आना, लाइक बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालना। एंड बॉवल्स ये तुम्हारा इंटेस्टाइन है, जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल है एक्यूमुलेट जो हुआ है, बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो बना है उसे स्टमक से सेपरेट करेगा, स्टमक से अलग लेके जाएगा उस पार्ट तक जहाँ से वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही मैंने बता दिया जो मुझे वर्ड थोड़ा अजीब लगा और लाइक समझाने लायक लगा। कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी समझ ना आए, प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।